Hello everyone, this is Mohit Advocate from the Merit Law Group and welcome back to another video. And in this lecture we will study भारतीय न्याय संहिता 2023. ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर्स में मैंने फ्रॉम सेक्शन 1 टू सेक्शन 100 ठीक है अच्छे तरह से करा दिए हैं. हमने प्रीवियस वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कल्पेबल होमिसाइड सेक्शन 100 और कल्पेबल होमिसाइड की पनिशमेंट पड़ी थी, डेट इज़ कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर सेक्शन 105 में. ठीक है, तो हमने सेक्शंस मोटे मोटे फ्रॉम सेक्शन 1 टू सेक्शन 100 एंड सेक्शन 105 हम कर चुके हैं और हमें अब रिमेनिंग प्रावधान पढ़ने हैं. ठीक है, तो जो कि आप सभी को पता है हमने चैप्टर 6 की प्रक्रिया भी चालू की हुई है. तो हम आज विदाउट वेस्टिंग ऑफ फर्दर सेकंड स्टार्ट करते हैं अपना सेक्शन 101 से 101 से. ठीक है, जो कि बताता है मर्डर. ठीक है, सेक्शन 101 में मर्डर डिफाइंड है, परिभाषित है. और सेक्शन 103 में पनिशमेंट फॉर मर्डर है. ठीक है, जो कि हमें आईपीसी में पहले मर्डर परिभाषित था सेक्शन 300 आईपीसी में, और सेक्शन 302 आईपीसी में पहले हमारे मर्डर की पनिशमेंट थी. ठीक है, इसे अब हमारे लेजिस्लेचर ने भारतीय न्याय संहिता में चेंज कर दिया है, जो कि अब सेक्शन 101 में मर्डर परिभाषित है और सेक्शन 103 में इसकी पनिशमेंट है. ठीक है, तो हम सेक्शन आज जितने हमसे होते हैं सेक्शन 101 के बाद वाले सारे करेंगे और एक डेढ़ घंटे में या एक सवा घंटे में जितने हमसे होते हैं उतने करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ फर्दर सेकंड हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग और समझना कि मर्डर होता क्या है. ठीक है, जैसे कि कल वाली क्लास में मैंने पढ़ाया था सेक्शन 100 सेक्शन 100 मैंने पढ़ाया था, जो कि बताता कल्पेबल होमिसाइड. मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि हर मर्डर हर हत्या पहले कल्पेबल होमिसाइड ही बनेगी, उसके बाद ही वो मर्डर बन पाएगी. ठीक है, तो पहले एग्जामिनेशन होगा कि एक हत्या कल्पेबल होमिसाइड तो वो ऑलरेडी है ही. ठीक है, एक ह्यूमन किलिंग हुई है, एक इंसान की हत्या हुई है, एक इंसान मरा है, तो देखो वो कल्पेबल होमिसाइड तो पहले से ही बनेगा. ठीक है, लेकिन क्या वो कल्पेबल होमिसाइड ही रह पा रहा है? क्या 105 में सज़ा मिल पा रही है? क्या कल्पेबल होमिसाइड कन्वर्ट हो रहा है मर्डर में? तो मर्डर की एग्जामिनेशन होगी. ठीक है, फिर मर्डर अगर वो बन पा रहा है तो मर्डर की जो 5 एक्सेप्शंस है उनकी एग्जामिनेशन होगी. फिर ही अगर वो एक्सेप्शंस एक भी एक्सेप्शंस लग गई मर्डर की तो वो ह्यूमन किलिंग सीधा कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा और सेक्शन 105 में उसकी पनिशमेंट मिल जाएगी. अगर मर्डर साबित हो गया तो मर्डर की पनिशमेंट सेक्शन 103 में मिलेगी. ठीक है, तो हम विदाउट वेस्टिंग ऑफ फर्दर सेकंड सेक्शन 101 मर्डर को समझना चालू करते हैं. अब इसमें सेक्शन 101 में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स दिए गए हैं जो कि हमारे सेक्शन 100 कल्पेबल होमिसाइड में नहीं थे. तभी तो भाई कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चेंजेस होंगे तभी तो मर्डर बन पाएगा, ना तो एक एक्ट एक ह्यूमन किलिंग कल्पेबल होमिसाइड ही बनकर रह जाएगी. तो हम सेक्शन 101 में वो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा. ठीक है, तो देखिए सेक्शन 101 मैं रीड कर रहा हूँ. मर्डर एक्सेप्ट इन द केसेस हेयरिन आफ्टर एक्सेप्टेड कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर. ये लीजिए, जो मैं पहले बात बता रहा था आपको कि ऑल मर्डर आर कल्पेबल होमिसाइड. ओके, ऑल मर्डर आर कल्पेबल होमिसाइड बट ऑल कल्पेबल होमिसाइड आर नॉट मर्डर. ये बात अपने जहन में नोट कर लीजिए. ऑल मर्डर आर कल्पेबल होमिसाइड बट ऑल कल्पेबल होमिसाइड आर नॉट मर्डर. ठीक है, कि सारे मर्डर होते हैं वो कल्पेबल होमिसाइड तो हैं, पर सारे कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं है. देखा कितनी वो क्या कहते हैं, कितनी वैसी लाइन है, ये मेंस में लिखने वाली लाइन है. ऑल मर्डर आर कल्पेबल होमिसाइड बट ऑल कल्पेबल होमिसाइड आर नॉट मर्डर. देखा कितनी ट्विस्टेड सी लाइन है, थिन लाइन डिफरेंस है. बस वही आपको मैं समझाऊंगा आज वाले प्रावधानों में. ठीक है, अब देखिए सेक्शन 101 की दोबारा से मैं इंडेक्स बॉडी पढ़ता हूँ. एक्सेप्ट इन द केसेस हेयरिन आफ्टर एक्सेप्टेड. तो एक्सेप्ट इन द केसेस हेयरिन आफ्टर एक्सेप्टेड का मतलब क्या है? जो केसेस कल्पेबल होमिसाइड थे वो मर्डर नहीं बन पा रहे हैं, उनको तो आप छोड़ दीजिए. फिर ये पढ़िए, कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर. कल्पेबल होमिसाइड ही मर्डर है, लेकिन जो नहीं बन पा रहे हैं वो मर्डर नहीं है. ठीक है, ये लाइन है. और ये सिर्फ किस लाइन को पूरा करने के लिए ये एक्सेप्ट इन द केसेस हेयरिन आफ्टर एक्सेप्टेड बनाया गया है? इसी लाइन को पूरा करने के लिए कि
ऑल मर्डर आर कल्पेबल होमिसाइड बट ऑल कल्पेबल होमिसाइड आर नॉट मर्डर। इस लाइन को पूरा करने के लिए हमारे लेजिस्लेचर ने सेक्शन 101 मर्डर में पहली लाइन ही यही बता दी है कि आप यह बिल्कुल ही मत सोचना कि सारे मर्डर तो कल्पेबल होमिसाइड है, पर आप ये बिल्कुल मत सोच लेना कि सारे कल्पेबल होमिसाइड मर्डर ही होंगे। इस लाइन को क्लियर करने के लिए, इस हमारे एक लाइन को क्लियर करने के लिए हमारे लेजिस्लेशन ने साफ साफ सेक्शन 101 मर्डर में पहली लाइन ये लिख दी है। ठीक है, आप देखिए कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर। ठीक है, तो कल्पेबल होमिसाइड से ही मर्डर बनेगा। अब हमारी इसमें एक और फैंसी सी लाइन पूरी होती है। क्या पूरी होती है? कल्पेबल होमिसाइड इज जीनस एंड मर्डर इज इट्स स्पीसी। कल्पेबल होमिसाइड एक जाति है और मर्डर एक उसकी छोटी सी प्रजाति है। ठीक है, तो ह्यूमन किलिंग कल्पेबल होमिसाइड, ठीक है, एक जाति है और मर्डर, ठीक है, उसकी एक छोटी सी प्रजाति है। अब ये देखिए, अब हम पढ़ेंगे जो ये सेक्शन 101 के जो 4 क्लोजेज हैं A B C D, ये क्लोजेज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब इन क्लोजेज में हमें क्या पता लगेगा कि सेक्शन 100 जो कल्पेबल होमिसाइड में जो इंटेंशन, ठीक है, इंटेंशन थी, नॉलेज थी, उसके अलावा हमें क्या एक्स्ट्रा एलिमेंट देखने को मिल रहे हैं। तभी एक व्यक्ति का एक्ट कि एक व्यक्ति ने एक ह्यूमन को मारा है वो कल्पेबल होमिसाइड नहीं रह पा रहा है, वो मर्डर में फॉल करेगा। तो देखिए क्लोज ए हम पढ़ते हैं और इसमें हम एक्स्ट्रा एलिमेंट ढूंढने की कोशिश करेंगे और हम कोरोस्पॉन्ड करेंगे उसको किसके साथ, जो मैंने आपको सेक्शन 100 के कल्पेबल होमिसाइड के कल 3 पार्ट्स बताए थे उनके साथ हमें कोरोस्पॉन्ड करने हैं A B C D चारों क्लोजेज मर्डर के। ठीक है, अब देखिए सेक्शन 101 क्लोज ए इज क्लोज ए कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर। ठीक है, इफ द एक्ट बाय विच द डेथ इज कॉज्ड इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, कि जिस एक्ट से, जिस कार्य से डेथ कॉज हुई है वो कार्य कैसे हुआ है, वो इरादन पूर्वक हुआ है कि हाँ एक डेथ कॉज करनी ही है। इंटेंशन जहाँ भी आ जाए तो वर्ड एक तुरंत ले आना कि आज ये करना ही है। इंटेंशन मतलब कोई भी स्कोप नहीं है कि छोड़ दूंगा। इंटेंशन जहाँ आ गई मतलब फुल अपने होशो हवास में और पूरी तैयारी के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ एक व्यक्ति एक एक्ट कर रहा है और उसका कॉन्सिक्वेंसेस उसे क्या निकालना है कि मेरे को एक डेथ कोज करनी ही है, मेरे को एक हत्या करनी ही है। ठीक है, तो हमारा सेक्शन 100 का क्लोज ए में तो कुछ भी डिफरेंट नहीं है। हमारे सेक्शन 100 कल्पेबल होमिसाइड में सेम ये दिखा हुआ था, इंटेंशन एक्ट बाय विच इंटेंशन इज टू कॉज डेथ। तो हमारा क्लोज ए है ना, जो हमारे सेक्शन 101 मर्डर का जो क्लोज ए है वो हमारे सीधा कोरोस्पॉन्ड करेगा जो हमारा सेक्शन 100 कल्पेबल होमिसाइड का पार्ट 1 है ना उसके साथ। ठीक है, इंटेंशन से इंटेंशन मिल जाएगी। अब हमारे सेक्शन 101 मर्डर के क्लोज ए में कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 101 क्लोज बी जो कि बताता है इफ द एक्ट बाय विच डेथ इज कॉज्ड, अगर जिस एक्ट से, ठीक है, कल्पेबल होमिसाइड ही मर्डर बनेगा। और कब बनेगा? जब एक एक्ट से, इफ द एक्ट बाय विच द डेथ इज कॉज्ड, एक एक्ट से जब डेथ का नतीजा उत्पन्न हुआ है, इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडली इंजरी एज द ऑफेंडर नोज टू बी लाइकली टू कॉज द डेथ ऑफ द पर्सन टू whom द हार्म इज कॉज्ड। अब ये एक्स्ट्रा एलिमेंट है। क्या एक्स्ट्रा एलिमेंट है हमारे सेक्शन 101 के क्लोज बी में? with the intention of causing such bodily injury as the offender knows to be likely to cause the death of the person to whom the harm is caused। अब ऑफेंडर को, जो मर्डर करने वाला है, उसको पता है कि मैं इस व्यक्ति को यहाँ मारूंगा तो इसको यहाँ मारूंगा तो इसको यहाँ ही लगकर मृत्यु उसकी होगी, हत्या इसकी होगी। ठीक है, मतलब एक ऑफेंडर गन ले रहा हुआ है तो ऑफेंडर पैर पे मारता है, पैर पे गोली मारता है तो उसको पता नहीं है यहाँ मारूंगा तो डेथ कॉज नहीं होगी। एक ऑफेंडर इंटेंशन के साथ एक व्यक्ति के सर में गोली मारता है तो उसको पता है ना कि मैं इस व्यक्ति को सर में गोली मारूंगा तो इसकी डेथ इसी वजह से कॉज होगी। तो ये क्या है? ये एक्स्ट्रा एलिमेंट है। तो अब सेक्शन 101 क्लोज भी दोबारा से पढ़ते हैं। इफ द एक्ट बाय विच द डेथ इज कॉज्ड, जिस एक्ट से, जिस एक व्यक्ति के कार्य से डेथ कॉज हुई है, मतलब डेथ का नतीजा निकला है, इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडली इंजरी, और वो डेथ का नतीजा जिस कार्य से निकला तो वो कार्य किस इंटेंशन से किया गया है? विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडली इंजरी। उस कार्य को जो करा है एक व्यक्ति ने एक दूसरे व्यक्ति के ऊपर, वो इस इंटेंशन से किया गया है कि मैं एक व्यक्ति को ऐसी शारीरिक चोट दूंगा एज द ऑफेंडर नोज, और ऑफेंडर को नॉलेज है, जानकारी है कि ऐसी शारीरिक चोट दूंगा कि ये शारीरिक चोट टू बी लाइकली टू कॉज डेथ, कि इस शारीरिक चोट की वजह से इस व्यक्ति की पक्का न पक्का मृत्यु हो ही जाएगी। ठीक है, ऑफ द पर्सन टू whom द हार्म इज कॉज्ड, और किसकी मृत्यु हो जाएगी? जिस व्यक्ति को हार्म एक एक्ट के द्वारा एक व्यक्ति ने दिया है। तो अब
तो अब एक व्यक्ति है ए और एक व्यक्ति है बी। ए की पूरी इरादा है, इंटेंशन है, क्या है, हाईएस्ट डिग्री ऑफ मैंसरिया है। ए के पास गन है और ए ने उसमें 6 बुलेट लोड कर ली है, ठीक है, 6 बुलेट लोड कर ली है, ठीक है, रिवॉल्वर है मान के चलो उसके पास। और ए क्या करता है, बी के घर जाता है, बी के घर की बेल बजाता है और बी जैसे ही घर पे अपना मतलब गेट खोले नीचे आता है, भाई कौन आया वो देखने आता है, ऐसे ही ए अपनी पॉकेट से गन निकाल लेता है और क्या करता है, 6 की 6 गोलियां बी के माथे में पूरी की पूरी खाली कर देता है। तो क्या है, तो ये एक्स्ट्रा एलिमेंट है ना कि ऐसी शारीरिक चोट दूंगा अपने एक एक्ट से। अब ए ने क्या एक्ट किया, अपनी गन निकाली, अपनी रिवॉल्वर निकाली और बी के खोपड़ी की तरफ तानी, और अब क्या उसकी इंटेंशन है कि ऐसी शारीरिक चोट दूंगा कि ये सफिशिएंट है, ये पूरी तरीके से ओके है कि इससे इस व्यक्ति की जिसको मैं एक हानि पहुंचा रहा हूँ उसकी मृत्यु ही होगी। तो वो क्या है, वो मर्डर है। तो अब ए जैसे ही अपनी गन में, अपनी रिवॉल्वर में 6 बुलेट लोड करके बी के घर गया, बी की घर की बेल बजाई, बी नीचे आया, जैसे ही बी ने अपने घर का गेट खोला वैसे ही ए ने अपनी गन को, अपनी रिवॉल्वर को पॉकेट से आउट किया, ठीक है, और बी के सर पे सारी गोलियां मारी। तो ये क्या है, ए को यहाँ जानकारी है ना कि भाई तू सारी की सारी 6 गोलियां बी के माथे पर खाली कर रहा है, अनलोड कर रहा है, तो इससे बी की डेथ ही होगी, ठीक है। तो ये मर्डर है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 101 क्लोज सी। हाँ, तो आपको एक और बात बताना भूल गया, जो सेक्शन 101 क्लोज बी है, क्लोज बी है, ठीक है, चलो वो सी में बता दूंगा, वो सी में भी इंटरकनेक्ट होगी। चलो हम पढ़ते हैं सेक्शन 101 क्लोज सी, जो कि बताता है कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर। भाई कल्पेबल होमिसाइड ही मर्डर है। इफ द एक्ट बाय विच द डेथ इज कॉज्ड इज डन, जिस एक्ट से, जिस कार्य से डेथ हुई है, ठीक है, इज डन, वो कार्य कैसे हुआ है, वो एक कार्य से एक मृत्यु कॉज हुई है, और वो कार्य जिससे मृत्यु कॉज हुई है उसने उस कार्य से क्या हुआ है, विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडली इंजरी टू एनी पर्सन, वो एक कार्य जिससे एक डेथ कॉज हुई है, एक मृत्यु कॉज हुई है, वो कार्य एक ऐसी इंटेंशन के साथ किया गया था, कॉजिंग बॉडली इंजरी, और किस इंटेंशन के साथ किया गया था, हाईएस्ट डिग्री ऑफ माइंड, किस इरादा पूर्वक किया गया था, किस इरादे से किया गया था कि कॉज करनी है एक शारीरिक चोट, ठीक है, टू एनी पर्सन, किसी एक व्यक्ति को, एंड द बॉडली इंजरी इंटेंडेड टू बी इन्फिक्टेड इज सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ, और जो एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को एक शारीरिक चोट दी है वो बिल्कुल पूर्ण तरीके से सफिशिएंट है, संतोषजनक है कि उस व्यक्ति की जिसको वो शारीरिक चोट दी गई है उसकी डेथ होगी ही, ठीक है। तो अभी हमारा सेक्शन 101 का क्लोज सी पूरा हुआ, जिसमें कि हमारा एक टेस्ट लगता है, इस टेस्ट को बोलते हैं टेस्ट ऑफ ऑर्डिनरी पर्सन, ठीक है। अब क्या होता है, सुनिए, एक व्यक्ति होता है ए और एक व्यक्ति होता है बी। तो वही हमारा पुराने वाला एग्जांपल कि ए अपने रिवॉल्वर में 6 गोलियां लोड करके ले जाता है, 6 गोलियां लोड करके ले जाता है, और क्या होता है, ए अब रिवॉल्वर में 6 गोलियां लोड करके लेगा और बी के घर में गया, बी के घर की बेल बजाई, बी नीचे आया। अब ए ने क्या किया, ए ने वो जो अपनी रिवॉल्वर से बी के प्रति फायरिंग करेगा, ए ने अब उसके हेड पर टारगेट नहीं किया, ए ने जो 6 की 6 गोलियां थी वो बी के पेट में मार दी, मतलब बी के स्टमक में मार दी, ठीक है, मिडल पार्ट में, जो हमारा बॉडी का जो अपर पार्ट और लोअर पार्ट का जो मिड पार्ट है, मतलब पेट में, स्टमक पर शूट कर दिया। ए ने बी के पेट में 6 गोलियां मार दी। अब क्या हुआ, ए अब जो बी है वो भाई बेहोश हो जाता है, बी मरता नहीं है, ठीक है। अब बी मरता नहीं है और बी ऑन द स्पॉट नहीं मरता, पर बी 2-3 महीने बाद मरता है, क्योंकि उसकी स्टमक की गोलियां, उसकी जो स्टमक में गोलियां लगी हुई थी वो इस कदर उसका स्टमक फट गया था कि ऑपरेशन वगैरह के बाद भी उसका इंटेस्टाइन, जो लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन, वो अच्छे से काम नहीं कर रहा था। तो अब ए के ऊपर पहले तो मुकदमा दर्ज हुआ 307 का आईपीसी का, जो अब हमारे भारतीय न्यायिक संहिता में क्या हो गया है, भारतीय न्यायिक संहिता में हमारा अटेम्प्ट टू मर्डर क्या हो गया, एक सेकंड रुकिए, 109 हो गया है। भारतीय न्यायिक संहिता में अब अटेम्प्ट टू मर्डर 109 हो गया। तो पहले तो ए के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ 109 भारतीय न्यायिक संहिता का कि ए ने बी की हत्या करने का प्रयास किया, क्योंकि अभी बी के पेट में 6 गोलियां लगी थी और वो 2-3 महीने बाद मरा है। अब 2-3 महीने बाद जैसे ही बी की डेथ हो जाती है
जैसे ही बी की डेथ हो जाती है तो अब ए पे जो चार्जेस लगे होते हैं 109 के वो अल्टर हो जाते हैं और उस पर चार्जेस लगते हैं कौन से 103 भारतीय न्यायिक संहिता वाले। अब ए डिफेंस लेता है कि भाई मैंने तो इसके पेट में गोलियां मार दी, ये इतनी संतोषजनक नहीं थी कि बी की डेथ हो सके, क्योंकि मैं उसके सर पे मारता था तो अब मान भी सकते हैं कि भाई उसकी डेथ हो सकती थी। मैं उसके गले पे गोलियां मारता, उसके दिल पे गोलियां मारता तब तो लगता भी है भाई डेथ हो सकती थी, पर उसके पेट पे गोलियां मारी तो ये इंजरी इतनी संतोषजनक नहीं थी कि उसकी डेथ हो सकती थी मेरी चोट के कारण। तो अब जज साहब उस ए को क्या बताएंगे, भाई आज तेरे को मैं एक टेस्ट बताता हूँ, टेस्ट ऑफ ऑर्डिनरी पर्सन। क्या एक व्यक्ति को जिसको उतना ही घायल करके एक इंडिपेंडेंट जगह पर छोड़ दिया जाए और उसको कोई इलाज ना दिया जाए, क्या वो फिर बच पाएगा? अगर हाँ बच पाएगा तो कोई मर्डर नहीं बनेगा, अगर नहीं बच पाता है तो उसको क्या करा जाए, उस पर जिसने उस व्यक्ति को हार्म दिया उसको मर्डर का उस पर चार्ज किया जाए। ठीक है, ये टेस्ट होता है टेस्ट ऑफ ऑर्डिनरी पर्सन। कि क्या समझाया मैंने कि ए ने जो बी के पेट में 6 की 6 गोलियां शूट करी थी, तो अब 2-3 महीने बाद जाकर बी की डेथ होती है। जो ए ने बी के पेट में गोलियां शूट कर दी, अब 2-3 महीने बाद बी की डेथ होती है। तो अब ए डिफेंस ले रहा है कि मैंने तो अटेम्प्ट टू मर्डर ही किया था, अब इसकी डेथ हो गई तो मेरी क्या वो है, ठीक है, मेरी क्या मर्जी है, मेरी क्या गलती है। तो अब जज साहब बताते हैं कि तेरा चार्ज अल्टर कर दिया गया है और जब उसको बताया जाएगा कि इसमें टेस्ट लगा है टेस्ट ऑफ ऑर्डिनरी पर्सन, कि एक व्यक्ति को उतनी ही हानि देकर अगर इंडिपेंडेंट छोड़ दिया जाए, मतलब उसको कोई उपचार कोई मेडिकल फैसिलिटी ना दी जाए, क्या वो जिंदा बच पाएगा? अगर हाँ बच पाएगा तो कोई मर्डर नहीं, अगर नहीं बच पाएगा तो वो मर्डर है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेते हैं। ए ने क्या किया, एक अपने दोस्त बी को गाड़ी में बैठाया, उसको पहले तो बियर वगैरह पिलाई और उसके बाद मेडिसिटी हॉस्पिटल गुड़गांव के बाहर ले जाकर गोली मार दी उसके पेट में, वो भी एक कट्टे से, जिसकी इतनी मोटी गोली होती है वो मार दी। अब बी को वो मेडिसिटी हॉस्पिटल के सामने फेंक कर ए चला गया, यह सोचते हुए कि बी को कोई ना कोई देख लेगा और अंदर इस इतने बड़े अस्पताल के सामने में फेंक के जा रहा हूँ, कोई ना कोई इसको अंदर ले जाएगा। तो अब क्या होता है, बी पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, बी इन द कॉन्सिक्वेंस मर गया, बी इन द कॉन्सिक्वेंस वहीं पड़ा मेडिसिटी हॉस्पिटल के सामने मर गया। अब ए पे चार्ज होता है वही मर्डर का, लेकिन ए अब कह रहा है मैंने तो मर्डर किया नहीं, मैंने तो अटेम्प्ट टू मर्डर किया है, अब वो मर गया तो मैं क्या करूँ? तो अब जज साहब उसको बताएंगे कि यहाँ भी टेस्ट लगेगा टेस्ट ऑफ ऑर्डिनरी पर्सन। ठीक है, टेस्ट ऑफ ऑर्डिनरी पर्सन, कि एक व्यक्ति को उस कट्टे की गोली से मारकर इंडिपेंडेंटली एक वैसी जगह पर छोड़ दिया जाए और उसको कोई भी उपचार ना दिया जाए, तो क्या वो बच पाएगा? अगर हाँ बच पाएगा तो कोई मर्डर नहीं, अगर नहीं बच पाता है तो वो मर्डर है, तो वो मर्डर है। ठीक है, आ गया समझ में? तो ये हमारा सेक्शन 101 का क्लोज सी है। एक और एग्जांपल देता हूँ। अब क्या होता है, 5 लड़के होते हैं, 5 लड़के होते हैं, ठीक है, 5 लड़के होते हैं जो कि ग्रुप में जट्टाबंदी में घूमते हैं और उन 5 लड़कों का एक कॉमन दुश्मन होता है एक्स। अब वो पाँचों लड़के क्या करते हैं, सीधा एक्स कहीं जा रहा होता है, अपनी भाई कॉलेज जा रहा होता है बस में, ठीक है, बस से उसको वो 5 लड़के बस से एक्स को बाहर उतारते हैं और उसकी बहुत धुलाई करते हैं, 5 लड़के एक्स की बहुत धुलाई करते हैं। अब हालांकि जो 5 लड़के हैं उन्होंने एक्स को ना तो गोली मारी ना चाकू मारा, पर 5 लड़कों ने एक्स को बहुत ही बुरी तरह से पीटा, मतलब उसका सर सुर फाड़ दिया, उसके हाथ तोड़ दिए, उसके पैर तोड़ दिए और उसके गले पर पैर रख दिया और उसके गले को उसके थ्रोट को बिल्कुल अपने पैरों से कुचल दिया उन 5 लड़कों ने मिलके। तो अब इन कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है, वो लड़का मर जाता है। अब क्या होता है, अब उन 5 लड़कों पे FIR दर्ज होती है और उनको पकड़ लिया जाता है। अब उन पे चार्ज लगता है क्या, सेक्शन 103 ऑफ द BNS का, मर्डर का। अब वो कहते हैं हमने तो इस लड़के को एक्स को बस चोट ही मारी थी, हमने तो इसको घातक चोट मारी थी, हमारी इंटेंशन नहीं थी कि हम इसको मार दें, हम तो इसको घातक चोट मार रहे थे बस। अब उन व्यक्तियों पर वो कहते हैं कि हमें ये चार्ज 103 BNS का, भारतीय न्यायिक संहिता का पनिशमेंट फॉर मर्डर का चार्ज हमें पर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि तो हमने उस लड़के की एक्स की बस पिटाई कर दी। पिटाई से कौन मरता है, वो मर गया तो हमारी क्या गलती है? अब जज उनको बताएंगे, आ जाओ 5 लड़कों, तुम्हें मैं बताता हूँ टेस्ट ऑफ ऑर्डिनरी पर्सन। क्या 5 व्यक्ति एक व्यक्ति को पीटेंगे और उस व्यक्ति को इतनी बुरा तरीके से पीटेंगे और उस व्यक्ति को कोई उपचार, जो पीटने वाला व्यक्ति है
जब उसके ऊपर अटैक असोल्ट खत्म हो जाएगा, जब उस व्यक्ति को कोई उपचार ना दिया जाए तो क्या वो बच पाएगा जो जिस व्यक्ति की पिटाई हुई है? अगर हाँ बच पाएगा तो वो मर्डर नहीं है, अगर नहीं बच पाया तो वो मर्डर है। तो ऑब्वियसली ये जो टेस्ट ऑफ ऑर्डिनरी पर्सन की टेस्टिमनी कौन देता है? भाई डॉक्टर साहब आके देते हैं, स्पेशलिस्ट देते हैं जो इस विषय पे जिन्होंने एमडी करी हुई है कि एक व्यक्ति ने इतना पीटा कि वो मर गया। अब वो पीटने वाला व्यक्ति कोर्ट में कहता है कि मेरी इंटेंशन थी ओनली उसको पीटने की, वो मर गया तो मैं क्या करूं? अब डॉक्टर की टेस्टिमनी लगेगी कोर्ट में, टेस्ट ऑफ ऑर्डिनरी पर्सन के साथ कोरोबरेट होगी डॉक्टर की टेस्टिमनी, और डॉक्टर बताएंगे कि इस व्यक्ति ने इस दूसरे व्यक्ति की इतनी पिटाई करी, क्या ये सफिशिएंट कोर्स में जो ये लिखा हुआ है हमारा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में, जो ऑर्डिनरी कोर्स सामान्य कोर्स ऑफ नेचर में, क्या ये संतोषजनक है कि एक व्यक्ति को कोई उपचार कोई इलाज ना दिया जाए तो वो बच जाए? अगर हाँ वो बच गया तो मर्डर नहीं, अगर नहीं बच पाए तो वो मर्डर है। ठीक है, आई होप सेक्शन 101 का क्लोज सी आपको समझ में हो गया होगा। तो इसका एक्स्ट्रा एलिमेंट क्या है? ये इसका एक्स्ट्रा एलिमेंट है विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडली इंजरी, ठीक है, टू एनी पर्सन एंड द बॉडली इंजरी इंटेंडेड, और जो शारीरिक चोट इंटेंडेड थी, जो शारीरिक चोट मारी गई थी, टू बी इन्फेक्टेड इज सफिशिएंट, जो शारीरिक चोट मारी गई थी और वो मार दी है, इज सफिशिएंट वो संतुष्टजनक है, इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर, और ऑर्डिनरी कोर्स सामान्य जो कोर्स है नेचर का श्रेणी का उसमें वो सफिशिएंट है। मतलब जो ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर है यहीं से टेस्ट निकल के आ रहा है, टेस्ट ऑफ ऑर्डिनरी पर्सन, ठीक है, टेस्ट ऑफ पॉसिबिलिटी, ठीक है, टेस्ट ऑफ ऑर्डिनरी पर्सन टू कोज डेथ। क्या एक ऑर्डिनरी पर्सन पर इतने घाव इतनी चोट मारी जाए तो ऑर्डिनरी पर्सन सह लेगा? अगर कि उसको कोई उपचार वगैरह कोई उसका फर्स्ट एड वगैरह उसको ना दी जाए तो वो बच गया तो वो मर्डर नहीं है, अगर नहीं बच पाया तो वो मर्डर है। ठीक है, तो ये हमारा हुआ सेक्शन 101 का क्लोज सी, जो कि मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया। अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 101 का क्लोज डी। ठीक है, चलो अब मैं क्लोज सी के जब क्लोज सी पढ़ाने वाला था तो मैं उसको बताने वाला था कि हमारा जो सेक्शन 100 कल्पेबल होमिसाइड है, जो उसका पार्ट 2 है ना, जो कल्पेबल होमिसाइड का पार्ट 2 है। अब कल्पेबल होमिसाइड का पार्ट 2 कौन सा है? देखिए आप सेक्शन 100 कल्पेबल होमिसाइड निकालिए, उसमें है पार्ट 2 क्या है? विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ, कि एक इंटेंशन पूर्वक, एक इरादन पूर्वक एक शारीरिक चोट दी गई है जो कि इतनी सक्षम है कि वो डेथ कोज कर सकती है। तो हमारा जो सेक्शन 100 ऑफ कल्पेबल होमिसाइड का जो पार्ट 2 है वो कोरोस्पोंड होता है ऑफ सेक्शन 101 मर्डर के क्लोज बी और क्लोज सी के साथ। ठीक है, अगर कल्पेबल होमिसाइड का पार्ट 2 कोरोस्पोंड होगा सीधा का सीधा किसके साथ? मर्डर के क्लोज बी और क्लोज सी के साथ, तो ही वो एक्ट क्या बन पाएगा? सीधा का सीधा मर्डर बनेगा 100%। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 101 का क्लोज डी, जो कि हमारा फाइनल क्लोज है मर्डर का। ये समझना बहुत जरूरी है। आप देखिए, इफ द पर्सन कमिटिंग द एक्ट बाय विच द डेथ इज कॉज्ड, अगर कि एक व्यक्ति जिसने कि एक एक्ट किया था, एक कार्य किया था जिससे कि डेथ हुई है, और डेट इट इज सो इमिनेंटली डेंजरस दैट इट मस्ट इन ऑन प्रोबेबिलिटी, और वो जो एक्ट जो किया गया है एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति पर, वो इतना खतरनाक है, मतलब वो इमिनेंटली मतलब इतना खतरनाक है कि वो हर प्रोबेबिलिटी में, हर संदेह में वो जो किया गया एक्ट है वो मौत ही कोज करेगा, कोज डेथ। वो क्या कोज करेगा? वो एक्ट जो एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति पर किया है वो इतना खतरनाक है, वो इतना इमिनेंट है, वो इतना डेंजर है कि हर एक प्रोबेबिलिटी में, हर एक संदेह में, हर एक स्थिति में वो एक्ट जो किया गया एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति पर वो मृत्यु ही कोज करेगा, वो हत्या ही कोज करेगा। तो देखिए, और सच बॉडली इंजरी एज इज लाइकली टू कोज डेथ, या फिर एक ऐसी शारीरिक चोट दी है एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को, और वो इतनी शारीरिक चोट इतनी इमिनेंटली डेंजरस है कि उससे मृत्यु हो सकती है। एंड कमिट सच एक्ट विदाउट एनी एक्सक्यूज ऑफ फॉर इनकरिंग द रिस्क ऑफ कोजिंग डेथ, एंड कमिट सच एक्ट विदाउट एनी एक्सक्यूज ऑफ इनकरिंग द रिस्क ऑफ कोजिंग डेथ, और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर एक्ट कर बैठता है, और कैसा है वो एक्ट कर बैठता है? विदाउट एनी एक्सक्यूज, बिना किसी एक्सक्यूज के। उसके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है कि मैंने ये एक्ट क्यों किया, ना उसके पास कोई प्राइवेट डिफेंस का एक्सक्यूज है, ना उसके पास कि वो बोले कि अगले व्यक्ति ने कंसेंट दे रखी थी कि हम गेम खेलते हुए मैं कैसा एक्ट करूँगा कि इसको एक बॉडली चोट लग सकती है जिससे इसकी डेथ हो सकती है, पर कोई भी एक्सक्यूज नहीं है उसके पास। जो एक व्यक्ति है जो दूसरे व्यक्ति को एक शारीरिक चोट देता है, तो हमलावर के पास कोई भी एक्सक्यूज नहीं है। मतलब ये रेज्यूडरी एंट्री खुल गई है कि अब कोई भी उसके पास एक्सक्यूज नहीं है हमलावर के पास कि तूने बॉडली इंजरी क्यों कोज की और एक एक्ट एक दूसरे व्यक्ति के ऊपर क्यों कोज किया जिससे उसकी डेथ हो गई।
अब देखिए, और वो एक्ट जो तूने किया एक व्यक्ति के ऊपर जिससे उसकी डेथ हो गई, वो इतना इमिनेंटली डेंजरस था कि किसी भी परिस्थिति में वो व्यक्ति बच नहीं सकता था। ठीक है, तो अब देखिए, फॉर इनकरिंग द रिस्क ऑफ कॉजिंग डेथ और सच इंजरी एज ओवरसेट, या फिर जो ऊपर चोट दी गई है ओवरसेट। ठीक है, तो अब हमारे क्लोज डी के सेक्शन 101 जो कि सेक्शन 101 मर्डर है, उसका जो क्लोज डी है, जो उसका लेटर पार्ट है, वो और रेजुडरी एंट्री बताता है कि कुछ और अगर एक्स्ट्रा एलिमेंट्स एक अलग अलग मर्डर के केसेस में अलग अलग सर्कमस्टांसेस होते हैं, तो हमारा सेक्शन 101 मर्डर का जो क्लोज डी है उसका लेटर पार्ट यही बता रहा है, एक्ट विदाउट एनी एक्सक्यूज फॉर इनकरिंग द रिस्क ऑफ कॉजिंग डेथ और सच इंजरी एज ओवरसेट, कि अगर कोई और एक्स्ट्रा एलिमेंट है, जो हर मर्डर के केसेस में सर्कमस्टांसेस अलग होते हैं और कुछ और एक्स्ट्रा एलिमेंट मिल रहे हैं, कि एक चोट ऐसे मारी गई थी कि वो इतनी इमिनेंटली डेंजरस थी कि वो कोई भी एक्सक्यूज प्रोवाइड नहीं कर पा रही है कि एक एक्ट कल्पेबल होमिसाइड में ही रह जाए, वो मर्डर ना बने, तो भी आप उसको मर्डर के लिए चार्ज करो, उसको सेक्शन 103 में पनिशमेंट दो, पनिशमेंट फॉर मर्डर। ठीक है, दैट इज डेथ। ठीक है, तो अब मैंने आपको सेक्शन 101 मर्डर के चारों क्लोजेस बताए, और जो सेक्शन 101 की ओपनिंग लाइन है, एक्सेप्ट इन द केसेस हेयरिन आफ्टर एक्सेप्टेड, इसके बारे में बताया कि इस लाइन को पूरा करने के लिए, किस लाइन को पूरा करने के लिए, ऑल मर्डर आर कल्पेबल होमिसाइड बट ऑल कल्पेबल होमिसाइड आर नॉट मर्डर, इस लाइन को पूरा करने के लिए हमारी सेक्शन 101 मर्डर की जो ओपनिंग लाइन है, एक्सेप्ट इन द केसेस हेयरिन आफ्टर एक्सेप्टेड, इसको बनाया गया हमारे लेजिस्लेचर द्वारा, ताकि ये पर्टिकुलर लाइन पूरी हो सके, और ये पर्टिकुलर एक जो हमारी फैंसी लाइन है क्रिमिनोलॉजी की, वो पूरी हो सके। ऑल मर्डर आर कल्पेबल होमिसाइड बट ऑल कल्पेबल होमिसाइड आर नॉट मर्डर। ठीक है, और मैंने आपको सेक्शन 101 मर्डर के क्लोज ए बी सी डी के सारे क्लोजेज में जो एक्स्ट्रा एलिमेंट हैं वो बताए कि ये एक्स्ट्रा एलिमेंट अगर एक केस में एक हत्या के केस में मिलेंगे तो ही वो एक्ट मर्डर कहलाएगा, वरना वो एक्ट मर्डर नहीं कहलाएगा, वो एक्ट कल्पेबल होमिसाइड ही कहलाएगा। ठीक है, अब मैं आपको एक और फतेह की बात बताने वाला हूँ। सेक्शन 101 में जो क्लोज डी है, जो सेक्शन 101 में जो क्लोज डी है, वो सीधा का सीधा कोरस्पॉन्ड होता है कल्पेबल होमिसाइड के पार्ट 3 के साथ। अब कल्पेबल होमिसाइड का पार्ट 3 क्या है, देखिए, और विद द नॉलेज दैट ही इज लाइकली बाय सच एक्ट टू कॉज डेथ कमिट्स द ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। अब मैं सेक्शन 100 का कल्पेबल होमिसाइड का पार्ट 3 पढ़ रहा हूँ, जो कि है, और विद द नॉलेज दैट ही इज लाइकली बाय सच एक्ट, की जानकारी है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर एक एक्ट कर रहा है टू कॉज डेथ, कि वो एक्ट कैसा है, उसको जानकारी की उससे डेथ हो सकती है, कमिट्स द ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड, तो उसने कल्पेबल होमिसाइड किया है। तो मैंने अभी पढ़ा सेक्शन 100 कल्पेबल होमिसाइड का पार्ट 3, जो कि सीधा सीधा कोरस्पॉन्ड होना चाहिए सेक्शन 101 मर्डर के क्लोज डी के साथ, तभी की तभी वो कोरस्पॉन्ड हो गए और वो एक एक्ट मर्डर बन पाएगा। ठीक है, तो ये हमने आज पढ़े सेक्शन 101 मर्डर, पूरा का पूरा पढ़ा कि मर्डर होता कैसे है, मर्डर बनता कैसे है। तो जैसे कि मैंने कल भी बताया था कि भाई पहले एक व्यक्ति की हत्या को कल्पेबल होमिसाइड ही होना पड़ेगा। पहले तो अगर एक व्यक्ति की जान जाती है तो हर एक ह्यूमन किलिंग कल्पेबल होमिसाइड होता है फर्स्टली। ठीक है, तो वो कल्पेबल होमिसाइड से अगर ये जो सेक्शन 101 के मर्डर के जो क्लोज ए बी सी डी में जो एक्स्ट्रा एलिमेंट दिए गए हैं, अगर ये कोरोस्पॉन्ड करते हैं उस सरकमस्टांस, उस हत्या के जो केस हमारे पास है, जज साहब के पास है, तो ही वो एक्ट मर्डर बन पाएगा। और फिर एग्जामिनेशन होगी किसकी, जो मर्डर की 5 एक्सेप्शंस हैं उनकी एग्जामिनेशन होगी, और फिर सीधा का सीधा अगर एक्सेप्शंस एक भी उस एक्ट पर लगी, मतलब उस हत्या के केस पर लगी, तो सीधा का सीधा एक्सेप्शन लगी, तो सीधा का सीधा क्या होगा, वो मर्डर की पनिशमेंट हम नहीं दे पाएंगे, हम सीधा के सीधा कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर की सज़ा देंगे, जो कि सेक्शन 105 देता है। अगर एक्सेप्शन नहीं लग पाई और मर्डर तो साबित है ही, फिर तो मर्डर की सज़ा तो आप सेक्शन 103 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता में। ठीक है, तो ये हमारा था सेक्शन 101 मर्डर, जो मैंने आपको पढ़ाया कि मर्डर हत्या क्या होता है, वो मैंने आपको पूरे आधे घंटे की क्लास में बहुत अच्छे से समझाया। और अगर मैं फाउंडेशन क्लास में अपने नोट्स में से पढ़ाऊंगा तो इसमें 5-6 घंटे लग जाएंगे, लेकिन मैंने आपको जो मेरी नॉलेज थी मैंने उतना बताया और यही सफिशेंट है। और इसमें मेन चीज़ आपको यह देखनी है, मेन चीज़ क्या देखनी है, आपको मेंसरिया अपने माइंड में रखना है। भाई देखिए, मेंसरिया कल्पेबल होमिसाइड में मेंसरिया होता है और हमारे मर्डर में भी मेंसरिया होता है। अब कल्पेबल होमिसाइड का मेंसरिया क्या है, इंटेंशन टू कॉज डेथ। ठीक है, और मेंसरिया कल्पेबल होमिसाइड में और क्या है, इंटेंशन टू कॉज सच बॉडीली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ। ठीक है, और क्या है मेंसरिया कल्पेबल होमिसाइड में, नॉलेज दैट बाय डूइंग दिस एक्ट डेथ विल बी कॉज्ड। ठीक है, क्या है थर्ड पार्ट हमारा, एक और मेंसरिया क्या है, विद द नॉलेज दैट ही इज लाइकली बाय सच एक्ट टू कॉज डेथ,
कि नॉलेज है, जानकारी है कि एक व्यक्ति एक ऐसा एक्ट कर रहा है जिससे कि मृत्यु हो सकती है। तो हमारे कल्पेबल होमिसाइड में 3 के 3 मेंसरियां हैं, मतलब इंटेंशन टू कॉज डेथ, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बोडली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ, और नॉलेज दैट बाय सच एक्ट डेथ विल बी कॉज्ड। तो ये हमारे में मेंसरिया आ गए, ठीक है। अब हमारे सेक्शन 101 मर्डर में भी भाई मेंसरिया कितने हैं, यही है इंटेंशन है, ठीक है, और सीधा का सीधा इंटेंशन टू कॉज सच बोडली इंजरी, और ये वाले और एक्स्ट्रा एलिमेंट्स इसके साथ, और नॉलेज भी है। तो हमारे सीधे के सीधे हमारे किसमें मर्डर में भी मेंशन दिया हुआ है इंटेंशन और नॉलेज की। इंटेंशन है, इरादा है कि करके ही रहूंगा हत्या, ठीक है, या फिर नॉलेज है, जानकारी है कि जो एक्ट करूंगा मैं, एक गोली चलाऊंगा, एक डंडा मारूंगा, एक तलवार मारूंगा, उससे ऐसी जगह चोट लगेगी कि उससे डेथ हो सकती है, ये नॉलेज है, ठीक है। ये नॉलेज और इंटेंशन में थिन लाइन डिफरेंस है, पर बहुत बड़ा डिफरेंस भी होता है। पूरी की पूरी केस में सजा पलट के रह जाती है अगर इंटेंशन और नॉलेज सेम मतलब फिट नहीं बैठती है तो, ठीक है। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि कल्पेबल होमिसाइड में भी तीनों मेंसरिया दिया हुआ है, और हमारे मर्डर में भी मेंसरिया दिया हुआ है, और विदाउट प्रूविंग मेंसरिया बाय प्रोसिक्यूशन, कभी भी प्रोसिक्यूशन अभियोजन पक्ष सरकारी वकील एक अक्यूज को जिसने मर्डर किया हो, जिसने हत्या की हो, जिसने कल्पेबल होमिसाइड किया, कभी भी उसको मर्डर की सजा नहीं दिला सकता, क्योंकि एक्टस रियस के साथ साथ मेंसरिया भी प्रूव करना बिल्कुल बनता है कल्पेबल होमिसाइड में और मर्डर में। अगर मान के चलिए एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति की हत्या कर दी, अब देखिए वो हत्या हुई तो सीधा सीधा कल्पेबल होमिसाइड तो बन गया। अब जब तक प्रोसिक्यूशन यह प्रूव कर देगा, प्रोसिक्यूशन एक्टस रियस तो प्रूव कर देगा, क्या एक्टस रियस है इसमें कि एक व्यक्ति की हत्या हुई है, तो प्रोसिक्यूशन दिखा देगा कि जी ये व्यक्ति था और इसकी हत्या हुई है, तो ये एक्टस रियस तो आपको दिख रहा है। लेकिन मेंसरिया क्या था, एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति की हत्या क्यों की, तो यह प्रूव करना सबसे बड़ी महाभारत होती है केस में। अब मेंसरिया तो इनविजिबल स्टेट ऑफ माइंड है, वो अब एक व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है किसी को पता है, अब मेरे दिमाग में क्या चल रहा है किसी को पता है, अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरे गोल्स क्या हैं, मैं ये पढ़ाकर क्या पाना चाहता हूँ किसी को पता है, मेरे इनविजिबल स्टेट ऑफ माइंड पता है क्या है। तो मेंसरिया भी प्रोसिक्यूशन पक्ष को एक अक्यूज का जिसने मर्डर किया है वो प्रूव करना मांगता है। अगर मेंसरिया प्रूव नहीं होगा तो मर्डर की लाइबिलिटी नहीं बनेगी, ठीक है, और मर्डर की तो छोड़ो कल्पेबल होमिसाइड की भी लाइबिलिटी नहीं बनेगी, ठीक है। सीधा का सीधा एक्सेप्शंस में फॉल कर जाएगा एक्ट और उसको बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा एक व्यक्ति को, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 101 मर्डर जो मैंने आपको चारों क्लोजेस पढ़ाया। अब हम इसकी पढ़ते हैं इलस्ट्रेशन। अब हम देखते हैं कि मर्डर बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा। अब देखिए इलस्ट्रेशन ए शूट्स जेड विद द इंटेंशन ऑफ किलिंग हिम। अब ए जेड पर गोली चला देता है और ए की क्या इंटेंशन है, मेंसरिया क्या है कि ए ने जो गोली चलाई उससे जेड की मृत्यु होकर ही रहेगी। मतलब ए ने गोली चलाई और किस इंटेंशन से, किस इरादे से कि मृत्यु कर ही छोड़ूंगा चाहे कुछ हो जाए। आप देखिए जेड डाई इन कॉन्सिक्वेंस। अब जैसे ए की गोली चलाई हुई गोली जेड को लगती है, अब जेड मर जाता है। अब देखिए ए कमिट्स मर्डर, यहाँ ए ने मर्डर कमिट किया है, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि उसको सजा मिलेगी कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर की 105 में, नहीं। अब ए को इस केस में सजा मिलेगी सेक्शन 103 ऑफ दी भारतीय न्याय संहिता में मर्डर की, ठीक है, क्योंकि ए की इंटेंशन थी। अब सब्जेक्ट मैटर इज इन द लाइन ऑफ एक्शन था और उसने गोली चलाई और जेड मर गया। अब जेड मर गया तो ये मर्डर है, ये कल्पेबल होमिसाइड नहीं है, सीधा सीधा ये मान लीजिए। और आपको एक और टेस्ट बता देता हूँ इस इलस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ, आपको तीन आपको सिंपल से टेस्ट बता देता हूँ। जैसे देखिए अगर एक व्यक्ति का मेंसरिया है इंटेंशन, तो उसकी इंटेंशन एक ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध होनी चाहिए जो उसके बिल्कुल इन लाइन ऑफ एक्शन खड़ा है। मतलब मेरी इंटेंशन है कि मैं एक व्यक्ति एक्स को मारूंगा, लेकिन एक्स मेरे से 10 फुट 20 फुट 15 फुट 5 कदम 2 कदम 4 कदम इतनी दूर खड़ा हुआ। मतलब आई एम मोहित कैन इजीली सी एक्स विद माई बेयर आइज। मैं एक्स को देख सकता हूँ कि हाँ वहाँ खड़ा है, यहाँ से गोली चलाऊंगा ना तो मर ही जाएगा। तो ये क्या है, तो मैंने क्या देखा कि जो एक्स है अब सब्जेक्ट मैटर इज इन द लाइन ऑफ एक्शन। इज इन द लाइन ऑफ एक्शन का क्या मतलब है, जो मैं हूँ जो एक्शन करने वाला है, मतलब एक्शन क्या है, मैं एक गोली चलाने वाला हूँ, तो क्या होने वाला है, एक्शन होने वाला है। तो मोहित अब सीधा का सीधा एक्स की तरफ एक्शन करने वाला है। तो अब सब्जेक्ट मैटर इज इन द लाइन ऑफ एक्शन, सब्जेक्ट मैटर इज इन द लाइन ऑफ एक्शन। अब मेरे मोहित जो एक्स को देख रहा है अपनी आंखों से, हाँ ए जो मोहित है मैं उसको देख पा रहा हूँ एक्स को कि हाँ खड़ा है मेरे आगे मेरी जान का दुश्मन। अब मैं गोली निकालता हूँ, मैं बंदूक निकालता हूँ और एक्स की तरफ शूट कर देता हूँ। अब ये क्या होगा, अब
जो सब्जेक्ट मैटर था बिल्कुल मेरे इज इन लाइन ऑफ एक्शन था ना, कि अब उसको जो गोली लगेगी ना, ठीक है, तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या लिख लेंगे, हमेशा सब्जेक्ट मैटर इज इन लाइन ऑफ एक्शन है और इंटेंशन है तो कॉन्सिक्वेंसेस सर्टेन लिख लेंगे, बिल्कुल निश्चिंत लिख लेंगे कि वो एक्ट, वो हत्या होकर ही रहेगी, ठीक है। अब देखिए नॉलेज, अब दूसरी मेंसरी है नॉलेज, तो इस नॉलेज में क्या होता है, सब्जेक्ट मैटर इज इन नॉट लाइन ऑफ एक्शन, सब्जेक्ट मैटर इज नॉट इन लाइन ऑफ एक्शन। नॉलेज, हाँ, जानकारी है कि जो सब्जेक्ट मैटर है बहुत दूर खड़ा है, मान के चलिए कम से कम 200-400 कदम दूर खड़ा है। एक स्नाइपर है, एक मतलब जो स्नाइपर होते हैं जो अपनी बड़ी सी राइफल से दूर का टारगेट किलिंग करते हैं, तो मान के चलिए एक स्नाइपर है पर उसके पास वो बाइनोकुलर नहीं है और वो बस दूर से अपनी राइफल से बिना बाइनोकुलर के साथ, बिना वो लेंस जो शूटिंग वाले लेंस होते हैं उसके साथ 500 कदम दूरी पर एक व्यक्ति को शूट करने वाला है, तो उसको क्या है, नॉलेज है, हाँ, कि भाई गोली चलाऊंगा तो लग भी सकती है, नहीं भी लग सकती, ठीक है। तो सब्जेक्ट मैटर इज नॉट लाइन ऑफ एक्शन, सब्जेक्ट मैटर लाइन ऑफ एक्शन में नहीं है, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेज इसमें क्या लिख लेंगे, कॉन्सिक्वेंसेज इसमें लिख लेंगे अनसर्टेन, निश्चित नहीं है, अनिश्चित परिणाम निकलेंगे कि क्या होगा नहीं पता अटैकर को भी। जैसे हम रिसेंटली देख सकते हैं कि 2-3 दिन पहले जो हमारे कौन है वो जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे उनके ऊपर अभी शूटिंग हुई थी, डोनाल्ड ट्रंप, तो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर एक हमलावर ने, 20 साल के हमलावर ने गोली चला दी। अब वो हमलावर कम से कम डोनाल्ड ट्रंप से कम 400 फीट दूर खड़ा था और वो वही अपनी स्नाइपर राइफल लिए होता, और वो हमलावर एक घर के ऊपर क्रोल कर रहा था, मतलब वो क्रोल कर रहा था, मतलब क्रोल क्या होता है कि लेट कर जा रहा था और वो एक घर के ऊपर, एक घर की छत पर क्रोल कर रहा था। अब क्या होता है, तो हमलावर को नॉलेज थी कि भाई मैं गोली चलाऊंगा, सब्जेक्ट मैटर इज इन लाइन ऑफ एक्शन, कि मेरे को दिख रहा है, हाँ वो वहाँ ट्रम्प खड़ा है 400 फीट दूर, तो मैं गोली चलाऊंगा तो उसको लग भी सकती है और नहीं भी लग सकती। तो क्या होगा सीधा सीधा, ये क्या होगा सीधा सीधा, सब्जेक्ट मैटर इज इन नॉट लाइन ऑफ एक्शन। भाई डोनाल्ड ट्रंप है, उसको पता तो है डोनाल्ड ट्रंप है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि यहाँ से 400 फीट दूर से गोली चलाऊंगा तो उसको लगेगी। और क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकले थे, जो वो अटैकर था जिसने डोनाल्ड ट्रंप पे गोली चलाई थी, क्या डोनाल्ड ट्रंप को गोली लगी थी, नहीं लगी थी। डोनाल्ड ट्रंप के जो ऊपरी कान का हिस्सा है वहाँ से गोली टच होकर चली गई थी और उनका वो ऊपरी कान का हिस्सा फिर गोली लगी थी, मतलब छूकर चली गई थी, ठीक है। तो अब क्या हुआ, रिजल्ट क्या निकले, अब नॉलेज क्या थी कि भाई गोली लगेगी तो मर भी सकता है और नहीं भी मर सकता, पर कॉन्सिक्वेंसेज क्या निकले, अनसर्टेन, अनिश्चित निकले, हत्या तो नहीं हुई ना डोनाल्ड ट्रंप की, तो ये एक्ट फॉल करेगा नॉलेज में। अब तीसरी डिग्री ऑफ मेंसरी होती है रीजन टू बिलीव। अब रीजन टू बिलीव मतलब यकीन करने के कारण कि हाँ जिस व्यक्ति को मैं मारूंगा वो वहाँ हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, मतलब कोई श्योरिटी नहीं है कि एक व्यक्ति मतलब इन लाइन ऑफ एक्शन है या नहीं है। तो मतलब द सब्जेक्ट मैटर इज नॉट इन लाइन ऑफ एक्शन इन रीजन टू बिलीव में भी, मतलब रीजन टू बिलीव मेंसरी में भी सब्जेक्ट मैटर इज इन नॉट इन लाइन ऑफ एक्शन, और क्या होगा रिजल्ट कॉन्सिक्वेंसेज क्या निकलेंगे, अनसर्टेन। तो रीजन टू बिलीव में भी सब्जेक्ट मैटर जिसको मारना है वो दिख नहीं रहा है, वो ना तो दिख भी रहा है, नॉलेज में हल्का फुल्का दिख तो रहा था, पर रीजन टू बिलीव में बिल्कुल दिख नहीं रहा है, सब कुछ छुपा हुआ है, ठीक है। तो अब क्या होगा, रिजल्ट कॉन्सिक्वेंसेज क्या लिखेंगे, अनसर्टेन लिखेंगे, मतलब अनिश्चित लिखेंगे। तो ये भी टेस्ट है जिससे हम देख सकते हैं कि एक एक्ट मर्डर बन पा रहा है या एक एक्ट कल्पेबल होमिसाइड बन पा रहा है। वैसे तो मैं होता ही कौन हूँ कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर बनाने वाला, हमारे ऑनरेबल जजेस को ही अब तक दिक्कत हो जाती है कि एक पर्टिकुलर सर्कमस्टांस में एक व्यक्ति की हत्या हुई है, क्या वो मर्डर बन पा रहा है या फिर वो कल्पेबल होमिसाइड बन पा रहा है, आज तक भी दिक्कत होती है जजेस को एक क्रैक करने में। पर जो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया वही सबसे ईजी फॉर्मूला है आपको पेपर क्रैक करने का, कि जब आपके पेपर में, मेंस के पेपर में और पीटी एग्जामिनेशन में जब एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा कि एक व्यक्ति की इंटेंशन तो थी, ठीक है, इंटेंशन की तो थी, पर क्या था, उसने बहुत दूर से गोली चलाई, कम से कम 1 किलोमीटर दूर से गोली चलाई, तो अब इंटेंशन कन्वर्ट किस में होगी, नॉलेज में, कि हाँ लग भी सकती है नहीं भी लग सकती, तो क्या वो मर्डर कहलाएगा नहीं कहलाएगा, तो ये ऑब्वियसली कल्पेबल होमिसाइड ही कहलाएगा, ठीक है। एक व्यक्ति की, अब हमारे एक राजस्थान में हमने प्री दिया था तो उसमें क्वेश्चन आया था कि एक व्यक्ति होता है ए, वो इंटेंशन के साथ जाता है बी को मारने, ठीक है, ए गोलियां भी लेके जाता है, बंदूक भी लेके जाता है और बी को मारने जाता है। तो जैसे ही ए बी की तरफ बंदूक तानता है तो बी उसकी बंदूक छीन लेता है, और ऐसे ही जैसे बी ने उसकी बंदूक छीनी ए की, अब ए उल्टे पैर दौड़ने लग गया, अब बी ने ए के ऊपर गोलियां चला दी, जितनी उस बंदूक में थी सारी गोलियां, अब ए मर गया। तो बताइए बी की क्या लाइबिलिटी है, तो बी की हमें राजस्थान के पेपर में प्री में है लाइबिलिटी देखनी थी, तो इसकी क्या लाइबिलिटी है, सारे बच्चों ने किया था कि बी पे तो मर्डर का चार्ज होगा, बी
बी की तो पूरी बी की इंटेंशन नहीं थी, पर उसने सारी की सारी गोलियां खाली कर दी। तो बी के पास पूरा मौका था, जैसे उसने गन छीन ली वो अपनी पॉकेट में गन रख लेता और पुलिस को बुला लेता। नहीं, अब बी ने ए की गन छीन के और बी ने ए को ही गोलियां मार दी, और हालांकि ए मारने आया था बी को, अब बी ने ही ए को मार दिया उसकी गन छीन के। तो बी ने यहाँ कौन सा ऑफेंस कमिट किया, क्योंकि बी की कोई इंटेंशन नहीं थी। क्या उसे पता था ए मेरे को मारने आएगा, ए मेरे ऊपर गोलियां तानेगा और मैं बी ए की गन छीन लूँ और मैं ही ए को मार दूँ? उसको बिल्कुल नहीं पता। ही वॉज अनअवेयर अबाउट दैट फैक्ट कि ए इज किलिंग टू किल हिम, ए इज कमिंग टू किल हिम। ठीक है, बी ने ए की बंदूक छीन ली और ए जैसे उल्टे पैर दौड़ने लगा तो बी ने सारी की सारी गोली ए पर खाली कर दी। तो ये अपराध, ये बी की लाइबिलिटी कौन सी बनी? बी की लाइबिलिटी इस केस में बनी थी कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर की यहाँ लाइबिलिटी बनी थी, और यही आंसर सही था, कल्पेबल होमिसाइड। ठीक है, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर की लाइबिलिटी बनी थी, सिंपल मर्डर की लाइबिलिटी नहीं बनी थी, और नो ऑफेंस तो हरगिज नहीं बना था। तो बी को यहाँ सजा मिली थी कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर की। ठीक है, सेक्शन 105 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता, और आईपीसी में अगर हम देखा जाए, हमारा तो भाई राजस्थान में आईपीसी का आया था, तो सेक्शन 304 ऑफ द आईपीसी। ठीक है, तो हमने पढ़ा इलस्ट्रेशन ए ऑफ द भारतीय न्याय संहिता ऑफ सेक्शन 101 मर्डर की। अब हम पढ़ते हैं इलस्ट्रेशन बी। अब देखिए, ए नोइंग दैट जेड इज लेबरिंग अंडर सच अ डिजीज दैट अ ब्लो इज लाइकली टू कॉज हिज डेथ। ए को जानकारी है कि जेड एक ऐसी बीमारी से ग्रसित है कि एक उसको मुक्का मारूंगा ना तो वो मुक्का ही उसकी जान ले लेगा। अब देखिए, स्ट्राइक्स हिम विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडली इंजरी। पर ए अब जेड को मुक्का मारता है और ए की इंटेंशन क्या है? बस उसको जेड को शारीरिक चोट देने की। पर इन कॉन्सिक्वेंसेज होता क्या है? देखिए, जेड डाइज इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द ब्लो। अब जो ए को पता था कि जेड एक बहुत ही खतरनाक बीमारी से जूझ रहा है, और ए को यह पता था कि मैं जेड को मुक्का मारूंगा तो जेड क्या होगा? जेड की मृत्यु हो जाएगी। लेकिन किस इंटेंशन से जेड को मुक्का मारता है? कि बस उसको शारीरिक चोट पहुंचे। अब देखिए, जेड डाई इन कॉन्सिक्वेंसेस, और ए ने जब इंटेंशन से मुक्का मारा तो जेड मर गया भाई, क्योंकि वो पहले से ही एक बीमारी से ग्रसित था। अब देखिए, A is guilty of murder although the blow might not have been sufficient in the ordinary course of nature to cause the death of the person in a sound state of health। तो अब यहाँ A ने जो Z को मुक्का मारा इस इंटेंशन के साथ कि मैं इसको एक शारीरिक चोट दूंगा, तो ये क्या है? और वो जो Z था वो पहले ही एक बीमारी से, एक डिजीज से ग्रसित था, तो यहाँ A को मर्डर के लिए लाइबल किया जाएगा। और क्यों किया जाएगा? Although the blow might not have been sufficient, फिर भी जो ए ने बस एक मुक्का मारा वो संतुष्टजनक नहीं है, वो इतना संतुष्ट नहीं है कि एक मुक्के से एक व्यक्ति की जान चली जाए। पर ए को जानकारी थी ना कि जेड को एक बीमारी हुई पड़ी है और एक मुक्के से ही उसकी जान निकल सकती है, तो यहाँ फिर भी ए को मर्डर के लिए लाइबल किया जाएगा। ऑल द ब्लो माइट नॉट हैव बीन सफिशिएंट, और फिर भी जो ए ने मुक्का मारा जेड को, वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में इतना सफिशिएंट नहीं था कि किसी व्यक्ति की जान जा सकती है। अब देखिए, इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज द डेथ ऑफ अ पर्सन इन अ साउंड स्टेट ऑफ हेल्थ। एक व्यक्ति साउंड स्टेट ऑफ हेल्थ है, मतलब बहुत तंदुरुस्त है, और उस तंदुरुस्त व्यक्ति को कोई एक मुक्का मारता है तो क्या वो मर जाएगा? नहीं मरेगा। लेकिन यहाँ ए को जानकारी थी कि जो जेड है वो एक बीमारी से ग्रसित है और उसको अगर मुक्का मारूंगा तो उसकी जान निकल ही जाएगी। लेकिन ऑर्डिनरी कोर्स में क्या ये पॉसिबल है कि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बस एक मुक्का मारे और वो मर जाए? नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ ए को मर्डर के लिए लाइबिलिटी बन रही है। और आगे पढ़ते हैं, बट इफ ए नॉट नोइंग दैट जेड इज लेबरिंग अंडर एनी डिजीज। पर यहाँ ए को अगर यह नहीं पता था ना कि जेड को एक ग्रसित बीमारी लगी हुई है, तो अब देखिए, गिव्स हिम सच ब्लो, और फिर वो उसको एक मुक्का मारता, एज वुड नॉट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर किल अ पर्सन इन अ साउंड स्टेट ऑफ हेल्थ, हियर ए ऑल्दो ही मे इंटेंडेड टू कॉज बॉडली इंजरी इज नॉट गिल्टी ऑफ मर्डर। तो यहाँ अगर ए को पता होता, अगर ए को यह जानकारी नहीं होती कि जेड को एक जानलेवा बीमारी लगी हुई है, वो एक डिजीज से ग्रसित है, और यहाँ ए अब जेड को मुक्का मारता ना, और उसको पता नहीं है कि वो जेड ग्रसित है एक बीमारी से, ठीक है, तो यहाँ मुक्का मारता, तो यहाँ ए गिल्टी नहीं है किसका? मर्डर का। आप देखिए, इफ इट डिड नॉट इंटेंड टू कॉज डेथ और सच बॉडली इंजरी एज इज द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर वुड कॉज डेथ। अगर कि जब यहाँ ए ने जेड को मुक्का मारा, और यहाँ इस सिचुएशन में क्या ट्विस्ट है कि ए को बिल्कुल भी नहीं पता था कि जेड एक डिजीज से ग्रसित है, मतलब उसको एक डिजीज लगी हुई है जिससे उसको मुक्का मारूंगा तो वो मर जाएगा। तो ए ने यह नॉलेज को उसके पास नहीं थी कि जेड को एक बीमारी लगी हुई है, तो ए ने विदाउट किसी नॉलेज से जेड को मुक्का मारा और वो मर गया। लेकिन फिर यहाँ हम ए को मर्डर की सज़ा नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि उसको जानकारी नहीं थी, और ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में यह बिल्कुल भी संभव नहीं है कि एक व्यक्ति दूसरे को मुक्का मारे और वह मर जाए। ठीक है, मतलब
ए ने बी को मुक्का मारा और ए को बिल्कुल ये नहीं पता था कि बी को कोई बीमारी लगी हुई है। मतलब मान के चलिए ए ने बी की छाती पर एक ब्लो मारा, मुक्का मारा, और बी की छाती पर एक 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 बहुत बड़ा ट्यूमर हुआ पड़ा था। तो अब ए को नहीं पता था कि बी की छाती पर ट्यूमर हुआ पड़ा है, तो क्या ए को यहाँ मर्डर की सज़ा दे सकते हैं? नहीं दे सकते, क्योंकि क्या ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की छाती पर मुक्का मारता तो उसको पता है, उसको पता है कि ये मर जाएगा? बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, बिल्कुल भी है नहीं है कि ए ने बी को, हमारे इस एग्जाम्पल में जो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया कि ए ने बी को मुक्का मारा छाती पर और बी मर गया। अब बाद में पता लगता कि बी की छाती में तो ट्यूमर था और ए के मुक्के से वो ट्यूमर बर्स्ट हो गया और इसके कारण बी मरा था। तो अगर यहाँ ए को नॉलेज थी कि हाँ बी की छाती पर ट्यूमर है और फिर उसको मारूंगा तो उसको मर्डर की सज़ा दो, अन्यथा तो मत दो। और हालांकि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में जो आम श्रेणी का, मतलब जो आम दुनियादारी है, उसमें कोई दूसरे व्यक्ति को छाती पर मुक्का मारता है तो क्या किसी की जान जाती है? बिल्कुल नहीं जा सकती। लेकिन यहाँ एक और टेस्ट का एग्जामिनेशन होगा, देखिए, इफ इट डिड नॉट इंटेंड टू कॉज डेथ और सच बॉडली इंजरी एज इज ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर वुड कॉज डेथ। जब ए ने इस विदाउट द नॉलेज डेट बी की छाती पर ट्यूमर है उसको मुक्का मारा, ठीक है, उसको यह नहीं पता था कि बी की छाती पर ट्यूमर है, उसने मुक्का मार दिया, वो मर गया। लेकिन ए ने कोई ऐसा कार्य करा होता कि मान के चलिए एक जो पंच होता है ना, जो स्टील का पंच होता है, मुट्ठी में पहन के, इसमें पहन के, हाथ में पहन के, और स्टील के पंच से मारते हैं तो भाई वो खतरनाक रिजल्ट्स देता है, मतलब और चोट पहुंचाता है। तो मान के चलिए उस ए ने अपने जो पंच पहना हुआ उसमें सांप का जहर भी लगाया हुआ है, अब वो पंच से मुक्के मार रहा है, वो पंच से मुक्के मार रहा है। अब तो ये तो सफिशिएंट है ना कि अब बी की छाती में वो पंच जाके गड़ेगा, ठीक है, और क्या होगा, जहर अंदर फैलेगा और वो मर जाएगा। तो एक को आप सजा दे सकते हो मर्डर की, अन्यथा तो नहीं दे सकते, ठीक है। तो ये था हमारा इलस्ट्रेशन बी। अब हम पढ़ेंगे इलस्ट्रेशन सी, ठीक है। ए इंटेंशनली गिव्स जेड अ स्वॉर्ड कट। ए जानबूझकर इरादा पूर्वक जेड को एक तलवार से कट दे देता है। अब देखिए, और क्लब वाउंड सफिशिएंट टू कॉज द डेथ ऑफ अ मैन इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर, या फिर एक ऐसा घाव दे देता है एक तलवार से कि वो संतोषजनक है कि एक व्यक्ति को अगर एक तलवार से ऐसा घाव दिया जाए तो वो मर भी सकता है। आप देखिए, जेड डाई इन कॉन्सिक्वेंस, और अब जेड मर गया जिसको कि तलवार से ए ने घाव दिया था। हियर ए इज गिल्टी ऑफ मर्डर, तो यहाँ ए को मर्डर की सजा मिलेगी, ऑल्दो ही मे नॉट हैव इंटेंडेड टू कॉज जेड्स डेथ। और यहाँ ए की कोई इंटेंशन नहीं थी कि मैं जेड की हत्या कर दूँ, क्योंकि जो ए का एक्ट था वो इंटेंशन पूर्वक किया गया था, और वो इतना सफिशिएंट था ऑर्डिनरी कोर्स में कि एक ऐसी तलवार से घाव देना एक व्यक्ति की मृत्यु बन सकता है, मृत्यु कोज कर सकता है। और यहाँ ए को अब सज़ा मिलेगी क्योंकि तूने तलवार से एक जेड को एक वाउंड दिया, एक घाव दिया और उसको कट दिया, ठीक है, और वो इतना सफिशिएंट था वो घाव कि एक ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में उस घाव से एक व्यक्ति की मृत्यु हो सकती थी। हालांकि तेरी इंटेंशन नहीं थी, तू तो बस घाव देना चाहता था, तू तो बस हर्ट करना चाहता था, पर तेरी इंटेंशन ये नहीं थी कि वो मर जाए, पर वो मर गया तो तेरे को अब मर्डर की सज़ा मिलेगी, ठीक है। तो हमारी इलस्ट्रेशन सी सीधा कौन से क्लोज में फॉल कर रही है, जल्दी बताइए। क्लोज सी में हमारी इलस्ट्रेशन सी जो है सेक्शन 101 के क्लोज सी में फॉल कर रही है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे हमारी इलस्ट्रेशन डी ऑफ सेक्शन 101 मर्डर की। देखिए, A without any excuse fires a loaded cannon into a crowd of persons and kills one of them। तो A बिना किसी कारणवश, बिना उसके पास कोई कारण नहीं है, A क्या करता है, एक तोप लेता है, एक तोप को घुमाता है और तोप में गोला बारूद भरता है, और एक भीड़ जो आगे खड़ी है महल के आगे उसमें तोप से गोला छोड़ देता है, और उनमें से जो भीड़ है उसमें से एक व्यक्ति मर जाता है। अब देखिए, A इज गिल्टी ऑफ मर्डर, तो यहाँ A ने मर्डर किया है, ऑल्दो ही मे नॉट हैव हैड द प्रीमेडिटेटेड डिजाइन टू किल एनी पर्टिकुलर इंडिविजुअल। और यहाँ ए की क्या इंटेंशन थी, क्या ए को पता था कि मेरा जो एक तोप का गोला है ये किस व्यक्ति के सर पर जाके फटेगा और कौन सा व्यक्ति मरेगा? नहीं, लेकिन ए को यह जानकारी तो थी ना, जो तू एक्ट कर रहा है, इस तोप में एक गोला भरकर भीड़ पर छोड़ेगा तो इसका ऐसा एक रिएक्शन निकलेगा, ये गोला जिस पर भी पड़ेगा वो मर भी सकता है, वो मरेगा ही, तो वो मर्डर के लिए लायबल होगा इस केस में ए। लेकिन ए को हालांकि ये नहीं पता था कि मेरा ये तोप का गोला भीड़ में से किस व्यक्ति के ऊपर पड़ेगा, ठीक है, ये भी मैटर नहीं करता, ठीक है, ये भी मैटर नहीं करता। तो हमारी इलस्ट्रेशन डी सीधा कौन से क्लोज में फॉल करती है, हमारी 101 के क्लोज डी में फॉल करती है। क्या कि ए एक व्यक्ति है, उसने क्या करा, एक तोप का मुंह घुमाया और तोप में एक गोला भरा बहुत मोटा वाला और तोप में आग लगा दी। और क्यों लगाई, क्योंकि महल के आगे कम से कम बहुत सारे व्यक्ति खड़े हैं, क्राउड खड़ा है, उसको हटाना है। अब ए ने तोप में जब गोला भर के वो छुटा दिया, जो महल के आगे क्राउड खड़ा है, अब वो तोप का गोला जाके किसी एक व्यक्ति को लगा और वो व्यक्ति मर गया।
तो अब यहाँ ए को मर्डर की सज़ा मिलेगी। और क्यों मिलेगी, क्यों मिलेगी? आप ये भी कह सकते हो कि ए को पता था कि कौन सा व्यक्ति मरने वाला है। नहीं, क्योंकि ये उसका एक्ट है, ये सेक्शन 101 मर्डर के क्लोज डी में फॉल करा है, क्योंकि उसने बिना किसी एक्सक्यूज के एक ऐसा एक्ट किया जो कि इमिनेंटली डेंजरस है, बहुत ही खतरनाक है, कि उससे क्या हो सकता है, हर एक प्रोबेबिलिटी में जान जा सकती है। मतलब अब ए ने जो तोप में एक गोला भरकर छुटाया, कैनन छुटाया भीड़ पर, क्राउड पर, तो उसको ये पता नहीं था कि ये तोप में एक गोला छुटाना इतना इमिनेंटली डेंजरस होता है, और हर प्रोबेबिलिटी में, हर एक प्रोबेबिलिटी में, हर संदेह में ये जान लेकर ही रहेगा। तो उसको ए को यहाँ मर्डर की सज़ा होगी, ठीक है। और हालांकि उसको ये भी नहीं पता था कि इस तोप के गोले से मरने कौन वाला है, मतलब मेरा तोप का गोला किसको लेकर डूबेगा, उसको ये भी नहीं पता था। लेकिन उसका ये एक्ट इमिनेंटली डेंजरस था और हर एक प्रोबेबिलिटी में जान ले सकता था, ले सकने वाला था, ठीक है। तो उसका एक्ट मर्डर बनेगा, ठीक है। तो ये हमने पढ़ी सेक्शन 101 मर्डर की सारी इलस्ट्रेशन। आई होप इससे आपको थोड़ा और क्लियर हुआ होगा, और जो मैंने अपनी मिक्सअप थोड़ी एग्जांपल्स दिए हैं वो भी उससे भी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा सेक्शन 101 की ABCD क्लोज और सारी इलस्ट्रेशन। हम सेक्शन 101 की मर्डर की एक्सेप्शंस पढ़ेंगे। अब देखिए एक्सेप्शन 1, अब जो एक्सेप्शंस इसमें मर्डर में, अब इसमें मर्डर में 5 एक्सेप्शंस हैं, मतलब 1 2 3 4 5 एक्सेप्शंस हैं। अगर किसी भी मर्डर के केस में, मतलब एक एक्ट कल्पेबल होमिसाइड, तो एक हत्या कल्पेबल होमिसाइड तो बनती है। अब कल्पेबल होमिसाइड के बाद उसका एग्जामिनेशन होना, क्या वो मर्डर है, क्या वो एक्स्ट्रा एलिमेंट प्रूव हो रहे हैं। अगर वो एक्स्ट्रा एलिमेंट प्रूव होते दिख रहे हैं तो अब एग्जामिनेशन होगा मर्डर की 5 एक्सेप्शंस का। अगर एक भी एक्सेप्शंस लग गई तो वो हत्या सीधा कल्पेबल होमिसाइड में फॉल कर जाएगी, अन्यथा तो एक्सेप्शन नहीं लग पाई तो वो मर्डर तो साबित हुआ ही पड़ा, तो मर्डर की सज़ा दे दो, ठीक है। तो हमारी जो सेक्शन 101 मर्डर में जो 5 एक्सेप्शंस है वो डिफेंस है। मतलब अगर एक व्यक्ति का एक्ट इसमें फॉल कर गया, इन एक्सेप्शंस में फॉल कर गया, एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति की हत्या की है और उस व्यक्ति ने वो हत्या इन एक्सेप्शंस में, अगर उसकी हत्या फॉल कर गई तो वो बाइज्जत बरी हो जाएगा। बाइज्जत बरी तो नहीं होगा, सॉरी, उसको फिर मर्डर की सज़ा नहीं मिलेगी, उसको कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटेड टू मर्डर की सज़ा मिलेगी, और उसको सेक्शन 105 भारतीय न्यायिक संहिता में सज़ा मिलेगी, ना कि सेक्शन 103 भारतीय न्यायिक संहिता में, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एक्सेप्शन 1 ऑफ दी भारतीय न्यायिक संहिता, सॉरी एक्सेप्शन 1 ऑफ दी सेक्शन 101 मर्डर की। अब देखिए कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं है, वो कल्पेबल होमिसाइड ही बनकर रह जाएगा, वो मर्डर बनकर नहीं रहेगा। इफ द ऑफेंडर, जो ऑफेंडर है, जो हत्या करता है, मतलब जिसने एक ह्यूमन किलिंग की है, वाइल्स डिप्राइव्ड ऑफ द पावर ऑफ सेल्फ कंट्रोल, तो जो ऑफेंडर है, जो एक एक्ट करा है, जिस ऑफेंडर को चार्ज किया जा रहा है, मतलब जिस पर केस चल रहा है कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति की हत्या की है, तो वो उस टाइम, जिस टाइम वो एक्ट कर रहा था, मतलब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की जान ले रहा था, उस समय वो जान लेने वाला व्यक्ति ऑफेंडर कैसी सिचुएशन में था, वाइल्स डिप्राइव्ड ऑफ द पावर ऑफ सेल्फ कंट्रोल, वो अपनी सेल्फ कंट्रोल, मतलब अपनी बॉडली फीलिंग, अपनी मेंटल फीलिंग से डिप्राइव्ड, उसको खो बैठा था, बिल्कुल उसको सुध बुध नहीं थी कि वो क्या कर रहा है, ठीक है। अब देखिए बाय ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, और उसने अपनी सुध बुध, अपनी सेल्फ कंट्रोल, मतलब अपने बॉडी पर नियंत्रण कैसे खोया, क्योंकि उसको ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन आ गया था, मतलब एक व्यक्ति ने उसको इतना भड़का दिया था, एक व्यक्ति ने उसको इतना इरिटेट कर दिया था कि वो बिल्कुल ही अपनी सुध बुध खो बैठा, और उसने क्या कर दिया, एक व्यक्ति की हत्या ले ली, एक व्यक्ति की हत्या कर दी, ह्यूमन किलिंग कर दी, तो वो एक्ट मर्डर नहीं बन पाएगा, वो हमेशा कल्पेबल होमिसाइड ही बनेगा। अब देखिए अब वो व्यक्ति क्या करता है, ऑफेंडर वाइल डिप्राइव ऑफ द पावर ऑफ सेल्फ कंट्रोल, जब एक ऑफेंडर मतलब अपनी शुद्ध बुद्ध को, मतलब शारीरिक शुद्ध बुद्ध को और दिमागी शुद्ध बुद्ध को खो बैठता है, और क्यों खो बैठता है, बाय ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, मतलब उसको एक ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, मतलब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया था, और इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया था कि आज तक जिस कारणवश उसको गुस्सा आया उसने वो कारण नहीं देखा था, वो उसके लिए बिल्कुल नई एंट्री थी जो भी उसके सामने हुई है, और उसको इतना गुस्सा आ गया था, उसके साथ वो पहली बार हुआ है, और वो चीज़ उसको लेकर, उसको इंसानी शरीर को लेकर, उसके मानसिकता को लेकर वो पहली बार हुई है, और वो असहनीय है, मतलब वो टॉलरेट नहीं कर सकता, तो उसको ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन आ गया था। तो अब क्या हुआ, उस व्यक्ति ने हत्या कर दी, तो वो हत्या नहीं है, वो कल्पेबल होमिसाइड है। अब देखिए cause is the death of the person who gave the provocation, और cause is the death of any other person by mistake or accident, तो जो व्यक्ति है जो सेल्फ कंट्रोल से डिप्राइव हो जाता है और ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन से, तो एक व्यक्ति की हत्या कर देता है जिसने उस व्यक्ति को ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन दिया था, मतलब
ए अब बी की हत्या कर देता है और बी ने ही ए को क्या दिया था, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन दिया था। मतलब बी ने ही ए को पहले तो उल्टा सीधा बोला था और अब ए को यह सुनने की आदत नहीं है, उसने पहली बार ही सुना बी के मुख से ए के बारे में। मतलब बी ए को बहुत गंदी गंदी गालियाँ दे रहा था। अब ए को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि बी मेरे को ऐसी गंदी गालियाँ दे सकता है और ऐसे मेरे अभद्र मेरी मम्मी बहन के बारे में बोल सकता है। तो अब क्या हुआ, ए ने बी की हत्या कर दी। तो अब ये क्या है, सीधा सीधा ए के लिए वो बी की गाली देना बिल्कुल नया एक्ट था, ठीक है, बिल्कुल नया एक्ट था, वो कोई पुराना इंसिडेंट नहीं था। बी उसको रोज गालियाँ नहीं देता था, बी ने नई पहली बार ए को गाली दी और ए बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाया और ए ने बी की हत्या कर दी। तो ये एक्ट मर्डर नहीं है, ये कल्पेबल होमिसाइड। आप देखिए, कॉजेज द डेथ ऑफ द पर्सन हु गेव द प्रोवोकेशन। तो एक ऑफेंडर एक उस व्यक्ति की हत्या कर देता है, मतलब उसकी मृत्यु कर देता है जिसने की प्रोवोकेशन, जिसने की गुस्सा उसको दिलाया था। और कॉजेज द डेथ ऑफ एनी अदर पर्सन बाय मिस्टेक और एक्सीडेंट, या फिर एक व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति की हत्या कर देता है और जिस व्यक्ति की हत्या करता है उसने ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन नहीं दी थी। मतलब एक व्यक्ति जो कि सेल्फ कंट्रोल की पावर को खो चुका है और उसमें ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन भर चुका है, तो जिसने ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन दिया उसको तो नहीं मारता है, लेकिन दूसरे व्यक्ति को मार देता है। और कैसे मारता है, बाय मिस्टेक और एक्सीडेंट, मतलब गलती से या फिर दुर्घटनापूर्वक मर जाता है। तो ये एक्ट कल्पेबल होमिसाइड, ये एक्ट मर्डर नहीं है, ठीक है। तो ये हमारी है एक्सेप्शन वन ऑफ दी मर्डर, ठीक है। अब इसका प्रोवाइजो पढ़ते हैं, फिर आपको एक्सेप्शन 1 की एक जजमेंट बताऊंगा और उसमें क्या हुआ था वो बताऊंगा। आप देखिए, प्रोवाइडेड दैट द प्रोवोकेशन इज नॉट, तो बताया गया है कि एक प्रोवोकेशन, एक भड़कावा ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ये जो प्रोवाइजो दिया गया है, ये एक्सेप्शन की भी एक्सेप्शन, अगर प्रोवाइजो लग गया, एक्सेप्शन 1 का प्रोवाइजो लग गया तो अब ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन किसी काम की नहीं रहेगी, तो मर्डर में सजा मिलेगी। अब देखिए, तो हम प्रोवाइजो की साइड में लिख भी लेते हैं, इफ proviso hits then punishment for murder, ठीक है। ये हम लिख लेते हैं ताकि हमें याद रहेगा, आप भी लिख लीजिए। अब हम एक्सेप्शन 1 की सारी प्रोवाइजो पढ़ते हैं, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे और फिर एक्सेप्शन 1 की इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे और फिर आज की क्लास खत्म कर देंगे, क्योंकि मर्डर की पनिशमेंट बहुत बड़ा टॉपिक है, अपने आप में 1-2 लेक्चर ले लेता। जैसा कि मैंने बताया था कि मर्डर में पढ़ाने बैठूंगा अपनी फाउंडेशन क्लासेस में तो 5-6 घंटे भी लग सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम अपनी छोटी रैपिड डिटेल क्लास करें तो हम इसको बारीकी से समझेंगे, और लेकिन बिल्कुल जो मैंने सीख रखा है अपनी 5-6 घंटे की क्लास में मर्डर के लिए, वो आपको 1 घंटे में समझा दूंगा। अब देखिए, जो एक्सेप्शन 1 है मर्डर का, अब सेक्शन 101 मर्डर की जो एक्सेप्शन 1 है उसका प्रोवाइजो दे रखा है। अगर एक्सेप्शन 1 का प्रोवाइजो लग गया ना तो वो कल्पेबल होमिसाइड नहीं रहेगा, वो मर्डर ही बन जाएगा। तो देखिए, प्रोवाइडेड द प्रोवोकेशन इज नॉट, तो बताया गया है जो प्रोवोकेशन, जो भड़कावा था, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए। ए सोड और वॉलंटरी परवोक्ड बाय द ऑफेंडर, वो जो ऑफेंडर है जो कि सेल्फ कंट्रोल मतलब अपनी सुध बुध खो बैठता है और वो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में आके मतलब जो उसको प्रोवोक करता है, मतलब भड़काता है, उसकी हत्या कर देता है, तो वो ऑफेंडर को जो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन है, जो प्रोवोकेशन है जिसकी वजह से वो फ्रस्ट्रेट हुआ, वो उसने खुद ही नहीं मांगी हो, और वॉलंटरी परवोक्ड, या फिर पहले तो वो ऑफेंडर खुद एक्टिंग कर रहा हो, मतलब तरह तरह की बातें बोल रहा हो, मतलब जो अब व्यक्ति है जो प्रोवोकेशन देगा उससे उलझ रहा हो, अब फिर उस व्यक्ति ने जिसने उसको प्रोवोकेशन दी उसने कुछ बोल दिया, अब ए ने क्या किया, ए ने बी की हत्या कर दी, तो ये कोई प्रोवोकेशन नहीं है। तो हमारी एक्सेप्शन 1 का प्रोवाइजो ए क्या कहता है, सोट और वॉलंटरी परवोक्ड, अगर एक प्रोवोकेशन खुद ऑफेंडर ने मांगी है, मतलब उसको मिली है, मतलब उसने खुद कहा था तू मेरे को भड़का, आ बैल मुझे मारो, मेरे को प्रोवोकेशन दे, और फिर उसने व्यक्ति ने, ऑफेंडर ने एक मर्डर कर दिया, एक हत्या कर दी, तो वो मर्डर ही कहलाएगा, कल्पेबल होमिसाइड नहीं कहलाएगा। आप देखिए, सोट और वॉलंटरी परवोक्ड बाय द ऑफेंडर एज एन एक्सक्यूज फॉर किलिंग और डूइंग हार्म टू एनी पर्सन, तो एक ऑफेंडर ने जो कि एक व्यक्ति की हत्या कर देता है, उसने वो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन खुद ली थी, अपने आप से मांगी थी कि मेरे को भड़का तू। अब देख, और क्या हुआ, बाय द ऑफेंडर एज एन एक्सक्यूज, तो अब वो एक्सक्यूज नहीं ले सकता कि उसने ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन खुद सोट करी थी और वॉलंटरीली वो स्वयं इच्छा से प्रोवोक्ड हुआ था, मतलब खुद उसने बोला था कि मेरे को प्रोवोक करो, मेरे को बिरचाओ, मेरे को चिढ़ाओ। अब उसने वो एक्सक्यूज नहीं ले सकता कि उसने एक व्यक्ति को मार दिया है या फिर उसने एक व्यक्ति को ऐसी चोट दे दी जिसकी वजह से एक व्यक्ति मर गया है, तो उसको कल्पेबल होमिसाइड की नहीं, अब मर्डर की सजा मिलेगी। अब बी, गिवन बाय एनीथिंग डन इन ओबीडियंस टू द लॉ, एक प्रोवोकेशन उस व्यक्ति को दी गई है एक कानून की कोई प्रावधान को मानते हुए, मतलब एक व्यक्ति को प्रोवोकेशन मतलब कुछ फ्रस्ट्रेशन दी गई है, मतलब कानून की प्रावधान को मानते हुए, मतलब मान के चलिए
एक व्यक्ति था ए जिसने कि बी पर केस चलाया होता कोई लैंड को पाने का मतलब ए की कोई लैंड होगी और बी ने उस पर कब्जा कर रखा होगा और ए ने बी के ऊपर केस चला दिया, लेकिन इन कॉन्सिक्वेंस रिजल्ट सिविल सूट का क्या हुआ, बी केस जीत गया। अब ए ने क्या किया, ए को बड़ा गुस्सा हुआ और इन कॉन्सिक्वेंस ए ने बी के बेटे की हत्या कर दी। तो वो ये नहीं कह सकता कि मेरे को तो प्रोवोकेशन आ गई थी, बी मेरी जमीन और बी ने केस जीत लिया और मैंने इसलिए बी के बेटे सी को मार दिया, नहीं। तो अब क्या होगा, गिवन बाय एनीथिंग डन इन ओबीडियंस टू द लॉ। अब कानून ने जो अपनी डिग्री निकाली वो कानून को फॉलो करते हुए निकाली, सिविल राइट्स को, तो अब उसको प्रोवोक आ गई और उसने कुछ एक्ट कर दिया तो वो मर्डर ही कहलाएगा, ठीक है। और बाय पब्लिक सर्वेंट इन द लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स ऑफ सच पब्लिक सर्वेंट, ये एक सरकारी कर्मचारी ने एक ऑफेंडर को प्रोवोक मतलब उसको फ्रस्ट्रेशन दी, और सरकारी कर्मचारी उसको फ्रस्ट्रेशन क्यों दे रहा है, क्योंकि ये सरकारी कर्मचारी को कानूनन कोई दायित्व निभा रहा था, उसकी वजह से सरकारी कर्मचारी को भाई देनी पड़ेगी। मान के चलिए अब एक सरकारी कर्मचारी मान के चलिए गुड़गांव के आरटीओ ऑफिस में भाई सुबह 9 बजे जाके देख लो कम से कम 1000 व्यक्ति खड़े रहते हैं अपनी गाड़ियों की आरसी उर्सी को ट्रांसफर करवाने के लिए। अब क्या होता है, अब एक व्यक्ति अब ए है सरकारी कर्मचारी जो कि आरटीओ ऑफिस में हेड है, अब उसके पास भाई 1000 व्यक्ति पहले खड़े, पर एक एक्स आता है वो बोलता है कि सरकारी अफसर को बोलता है कि इतनी लाइन लगी हुई है, क्या मचा रखा है, गंद मचा रखा है, मेरा नंबर कब आएगा। तो भाई सरकारी कर्मचारी उसको बोलता है भाई तू 1 महीने बाद आई हो, अभी 1000 व्यक्ति खड़े हैं ना तेरे आगे, इनको नहीं देख रहा तू। तो अब क्या हुआ, मिस्टर एक्स को गुस्सा आ गया। अब भाई सरकारी कर्मचारी का दायित्व था, वो अपना दायित्व कर रहा है, आरटीओ ऑफिस में बैठा है, भाई भीड़ है तो वो क्या करे। तो अब क्या किया, अब उस एक्स ने सरकारी अफसर को मार दिया प्रोवोकेशन में। तो अब एक्स ये नहीं कह सकता कि ये कल्पेबल होमिसाइड है, मर्डर नहीं है, मर्डर ही है, ठीक है। अब सी गिवन बाय एनीथिंग डन इन द लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, तो ये लीजिए गिवन बाय एनीथिंग डन इन द लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, तो एक व्यक्ति ने हत्या कर दी है और वो हत्या प्रोवोकेशन से मतलब फ्रस्ट्रेशन के चलते हुई है, पर वो फ्रस्ट्रेशन मर्डर ही कहलाएगी, कल्पेबल होमिसाइड नहीं कहलाएगी। क्यों, प्रोवोकेशन इज नॉट गिवन बाय एनीथिंग डन इन द लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, एक व्यक्ति प्रोवोक मतलब फ्रस्ट्रेट यूं हुआ है क्योंकि एक दूसरा व्यक्ति उसके ऊपर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर रहा है। मतलब एक ए है जो कि एक व्यक्ति है जो कि प्रोवोक्ड हुआ है, मतलब जिसको फ्रस्ट्रेशन किया गया है, पर वो ए एक बी पर हमला कर रहा है, तो बी ने क्या किया, अपनी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को इस्तेमाल किया, मतलब वो उससे बच रहा है, ही इज डिफेंडिंग हिज बॉडी नॉट अटैकिंग ए। तो अब बी अपनी बॉडी को डिफेंड कर रहा है, अटैक नहीं कर रहा है ए को। तो अब क्या होता है, ए से और चिढ़ जाता है, तो अब ए क्या करता है, और फ्रस्ट्रेट होकर बी को गोली मार देता है और कम से कम 100 गोली मार देता है, ठीक है। तो अब ए का ये एक्ट कल्पेबल होमिसाइड नहीं कहलाएगा, मर्डर ही कहलाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हुआ एक्सेप्शन 1 का भी प्रोवाइजो। अब हम पढ़ेंगे एक्सेप्शन 1 की प्रोवाइजो की एक्सप्लेनेशन, स्पष्टीकरण बताती है whether the provocation was grave and sudden enough to prevent the offense from amounting to murder is a question of fact। तो यह एक प्रश्न रहेगा तथ्य का। क्या प्रश्न रहेगा तथ्य का, कि जो प्रोवोकेशन जो फ्रस्ट्रेशन जो भड़काना इतना ग्रेव और सडन था कि उस ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन से बचा भी जा सकता कि अपराध ना हो। तो ये हमेशा एक केस में क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, एक प्रश्न का तथ्य रहेगा, ठीक है। तो हम क्वेश्चन ऑफ फैक्ट को हम अंडरलाइन कर लेते हैं या फिर आप गोला लगा लीजिए, और एक्सप्लेनेशन से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो एक्सप्लेनेशन सीधा सीधा क्या कह रही है कि वेदर द प्रोवोकेशन वॉज ग्रेव एंड सडन, कि एक व्यक्ति की फ्रस्ट्रेशन इतनी ग्रेव मतलब इतनी भयंकर थी और इतनी सडन थी, मतलब इतनी तुरंत थी, इतनी फोर्थ थी, मतलब एकदम से उसके पास आई कि वो चाहता वो व्यक्ति जिसको ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन एकदम से मतलब उसको फ्रस्ट्रेशन आई कि वो उसको झेल जाता और अपराध ना कमिट करता। तो ये हर एक कि वो अपराध कमिट ना करता और वो मर्डर ना बनता। तो ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट रहेगा हर केस में। कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ए ने मान के चलिए ए एक फादर है और बी उसका सन है, ठीक है। तो ए अब बी से रोज क्या कहता है ए उसका फादर बी से कि भाई सारे दिन फ़ोन में घुसा रहता है, पढ़ लिया अगर कुछ पढ़ लिया अगर कुछ बन जा, पड़ोसी के बालक कामयाब हो रहे, तू फ़ोन में बड़ा हुआ है। तो अब ए बी से ये कहता है, अब ए कम से कम बी से ये 5 सालों से कह रहा है, ठीक है, जब से उसने BLLB में एडमिशन लिया। ए जब से कह रहा है बी से कि पढ़ लिया कर ना बर्बाद हो जाएगा फ़ोन के चक्करों में। अब एक दिन क्या होता है, बी 5th ईयर में BLLB के फेल हो जाता है। अब बी घर आ जाता है और ए भी घर आता है। तो अब ए कहता है अरे तेरा रिजल्ट आने वाला था, उसका फादर कहता है बी से तेरा रिजल्ट आने वाला था, क्या हुआ। तो अब बी कहता है रोज़ रोज़ पूछता है इसकी आय लगी है मेरे पाप की और इसी ने मेरे रिजल्ट में फेल होने के यही कारण है। तो अब क्या करता है, बी अपने पापा को थप्पड़ मार देता, चाटा मार देता बहुत तेज़ से।
तो क्या ए अब इतने अपनी सेल्फ कंट्रोल की पावर को खो चुका है, वो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में आ चुका है, अब ए अपने बेटे की हत्या कर देता है, तो क्या ये मर्डर है या कल्पेबल होमिसाइड? आप ही खुद ही बताइए। अब ए अपने बेटे की हत्या कर देता है, और हत्या क्यों करता है? क्योंकि बी ने, उसके बेटे ने ए को, अपने पापा को चाटा मार दिया था। अब ए ने ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में भर के क्या किया? बी की हत्या कर दी अपने बेटे की। तो ये एक्ट मर्डर है कल्पेबल होमिसाइड? साफ बताइए। हाँ, ये एक्ट मर्डर नहीं है, ये एक्ट कल्पेबल होमिसाइड है, ठीक है, क्योंकि उसके फादर को एक्सेप्शन 1 का बेनिफिट मिल जाएगा और वो एक्ट कल्पेबल होमिसाइड ही बनकर रह जाएगा, मर्डर नहीं होगा, ठीक है। अब इसी एग्जांपल पे थोड़ा ट्विस्ट करते हैं। क्या ट्विस्ट करते हैं कि वो इसी एग्जांपल में ए होता है और बी होता है, मतलब ए फादर और बी उसका सन बेटा। अब ए क्या करता है? कोई हमेशा बी को बिल्कुल अच्छी तरह से रखता है, मतलब कोई भी टिंच ऑफ डाउट नहीं है कि उसकी परवरिश में कोई कमी रखता हो, पर बी स्टडी में थोड़ा ठुस्सी सा है, मतलब काम चलाऊ सा है। तो अब क्या होता है? तो बी अब ए से अपने पापा से एक आईपैड मांगता है, बोलता है मेरे को एक आईपैड दे दीजिए पापा जी। तो अब ए कहता है भाई तू जो पढ़ाई में मैं तेरे से कल्पना कर रहा था, इमेजिनेशन कर रहा था, डिज़ायर रख रहा था, तू वो नहीं कर पा रहा, मैं तेरे को, आई एम सॉरी, मैं तेरे को नहीं दे पाऊंगा। क्या नहीं दे पाऊंगा? मैं तेरे को आईपैड नहीं दे पाऊंगा। बी से उसका पापा ए बी को बोल देता है। अब बी को भाई वो पहले से पलाया, उसको सारी चीज़ें मिलती थी जो कहते के साथ। अब बी ने क्या किया? अपने पापा को उठाकर एक बेसबॉल का डंडा सर पे मारा, और इन कॉन्सिक्वेंसेज क्या हुआ? एक ही मर्डर हो गया, ए मतलब मर गया। तो अब ये बताइए, जो बी उसके बेटे का एक्ट है, जिसने बेसबॉल का डंडा उठाकर अपने पापा ए के सर पे मार दिया, क्या उसका एक्ट मर्डर है या कल्पेबल होमिसाइड? आप सब साफ बता दीजिए, तुरंत बता दीजिए। हाँ, उसका ये एक्ट, बी जो कि बेटा था और उसने बेसबॉल का डंडा उठा के ए अपने पापा के सर पे मारा, उसका ये एक्ट मर्डर नहीं है, उसका ये एक्ट भी कल्पेबल होमिसाइड ही है। क्यों है? क्या ए ने कभी बी की बातों को मना किया था? तो ए ने पहली बार ही मना किया कि मैं तेरे को आईपैड नहीं दिला सकता। पहले तो हमेशा उसकी फरियादें, उसकी मनोकामनाएं पूरी करता था, पर ए ने अब बी को मना कर दिया कि आईपैड नहीं दिला सकता, जिसकी वजह से ए को ना सुनने की आदत ही नहीं थी। ए को ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन आया, बी को, उसके बेटे को ना सुनने की आदत नहीं थी अपने पापा ए से, और बी को ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का कि तूने मेरे को आईपैड दिलाने से मना किया, अब ले बेसबॉल का डंडा उठाया और ए के सर में दे मारा। तो ये एक्ट बी का मर्डर नहीं कहलाएगा, ये कल्पेबल होमिसाइड ही कहलाएगा। पर हमारी एक्सप्रेशन यही कह रही है कि क्या वो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन रोकी जा सकती थी कि एक अपराध मर्डर ना बन पाए? तो वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट रहेगा। मतलब क्या ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन ऐसी थी कि वो अपराध क्या ना बन पाए, मर्डर ना बन पाए? तो अब देखिए एक्सप्रेशन दोबारा पढ़ता हूँ। वेदर द प्रोवोकेशन वाज ग्रेव एंड सडन, कि क्या जो प्रोवोकेशन थी वो ग्रेव एंड सडन थी, कि मतलब इतनी ज़्यादा थी, मतलब इतनी ज़्यादा भयंकर थी, या इतनी तुरंत थी, सडन थी, इनफ टू प्रिवेंट, कि वो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन रोकी भी जा सकती थी। द ऑफेंस फ्रॉम अमाउंटिंग टू मर्डर, कि वो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन रोकी भी जा सकती थी कि एक अपराध मर्डर ना बन पाए, वो कल्पेबल होमिसाइड ही रह जाए। तो ये हर एक केस में क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, एक तथ्य का प्रश्न रहेगा, ठीक है। तो ये हमारी हुई सेक्शन 101 मर्डर की एक्सेप्शन 1। अब हम इसके जो हमारी इलस्ट्रेशन है वो पढ़ते हैं। वो छोटी सी इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन A to F, इसको पूरा कर लेते हैं और फिर हम कल से अपनी एक्सेप्शन 2 के बाद वाले प्रावधान चालू करेंगे। अब जैसे कि आप देख सकते हो भाई, मर्डर बहुत बड़ा टॉपिक है और मैं आपको बहुत ही बारीकी से हर चीज़ बता रहा हूँ। देखिए इलस्ट्रेशन A अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पैशन एक्साइटेड बाय द प्रोवोकेशन गिवन बाय Z। तो ए के अंदर एक पैशन है, मतलब उसके अंदर एक अलग ही भावनाएं दौड़ रही हैं, और भावनाएं क्यों दौड़ रही है? क्योंकि जेड ने उसको प्रोवोकेशन दे दी, भड़कावा दे दिया था। अब देखिए इंटेंशनली किड्स वाई, अब ए को जेड ने भड़कावा दिया, पर ए एक पैशन में एक अलग ही मानसिकता के साथ वाई को मार देता। अब देखिए जेड साइन जो कि जेड का बच्चा है, जेड ने ए को प्रोवोकेशन दी और ए के अंदर पैशन भर गया, मतलब उसके अंदर इनडिफरेंट पैशन आ गया, और ए ने अब क्या किया? जेड को तो नहीं मारा, पर जेड के बच्चे को वाई को मार दिया। अब देखिए दिस इज मर्डर, तो यह मर्डर है। इन एज द प्रोवोकेशन वॉज नॉट गिवन बाय द चाइल्ड, और हालांकि ये मर्डर क्यों है? क्योंकि भाई प्रोवोकेशन जो ए को दी थी वो जेड ने दी थी ना कि वाई ने, उसके बच्चे ने थोड़ी दी थी, पर ए ने टारगेट किसको किया? जेड के बच्चे वाई को किया, तो ये मर्डर है, ठीक है। एंड द डेथ ऑफ द चाइल्ड वॉज नॉट कॉज्ड बाय द एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून, और जो ए ने वाई की डेथ की है जेड के बच्चे की, वो मिसफॉर्चून एक्सीडेंट से नहीं की है, दुर्घटनापूर्वक और दुर्भाग्यपूर्वक नहीं हुई है। इज डूइंग एन एक्ट कॉज्ड बाय द प्रोवोकेशन, और ना ही तो ए ने एक ऐसा एक्ट किया है कि प्रोवोकेशन से वाई की हत्या की है। नहीं भाई,
ए को भड़काया जेड ने, ठीक है, जेड ने ए को भड़काया। अब ए अगर प्रोवोकेशन में, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में मारता तो जेड को मारता तो उसको एक्सेप्शन 1 का फायदा मिल जाता, तो उसको मर्डर नहीं लगता, उसको कल्पेबल होमिसाइड ही लगता। पर इन्हें क्या किया, ग्रजिस रख लिए जेड से और मार दिया जेड के बच्चे वाई को, तो यह मर्डर है साफ सीधा, ठीक है। और हालांकि प्रोवोकेशन तो वाई ने नहीं दी थी उसको, जेड के बच्चे ने नहीं दी थी वाई ने ए को, ठीक है। और ना ही तो ये एक्ट जो ए ने किया ये मिसफॉर्चून या एक्सीडेंट से हुआ है, तो ये मर्डर है, ठीक है। तो कोई भी हमारे इलस्ट्रेशन ए में एक्सेप्शन 1 नहीं लगेगी। अब इलस्ट्रेशन बी एक सिप पी लेता हूँ पानी की, 1 सेकंड रुकिए। इलस्ट्रेशन बी, वाई गिव्स ग्रेन एंड सडन प्रोवोकेशन टू ए। अब एक वाई होता है तो वो बहुत भयानक गुस्सा दिला देता है ए को। ए ऑन दिस प्रोवोकेशन फायर्स अ पिस्टल एट वाई। तो अब ए जिसको कि वाई बहुत भयानक गुस्सा दिलाता है तो ए क्या करता है, इस प्रोवोकेशन के इस भड़कावे के चलते वाई पर गोली चला देता है। अब देखिए, नीदर इंटेंडिंग नॉट नोइंग हिमसेल्फ टू बी लाइकली टू किल जेड, और जो ए है जो कि वाई पर पिस्टल चलाता है उसको ये नहीं पता बिल्कुल भी, उसकी ना तो इंटेंशन है ना उसकी नॉलेज है कि जो मैं ए वाई की तरफ पिस्टल तान रहा हूँ कि वाई हट जाएगा और जेड को लग जाएगी। तो अब देखिए, हु इज नियर हिम, और जो जेड है वो किसके नियर खड़ा है, वो वाई के नियर खड़ा है, ठीक है। मतलब वाई ने ए को भड़कावा दिया, ठीक है, और अब वाई ने ए को भड़काया और ए इतना भड़क चुका है, इतना भयंकर गुस्से में आ चुका है कि ए ने अपनी बंदूक निकाल ली और वाई की तरफ तान दी, और वाई के साइड में अब जेड भी खड़ा है और ए की अब कोई भी नीयत नहीं है कि जेड को भी लग जाए, ठीक है। ए तो बस मारना चाहता है भड़कावे के कारण वाई को। अब देखिए, बट आउट ऑफ साइट ए किल जेड, पर जो जेड खड़ा है तो ए की वो साइट में नहीं है, मतलब जो वाई के बिल्कुल ऐसे तरह से जेड प्लेस्ड है एक व्यक्ति कि ए को जेड दिख नहीं रहा है, ठीक है। लेकिन अब ए जो गोली वाई की तरफ चलाता है वाई को नहीं लगती, जेड को लग जाती है, अब जेड मर जाता है। अब देखिए, हियर ए वॉज नॉट ए किल जेड, ए जेड को मार देता है। हियर ए हैज़ नॉट कमिटेड मर्डर बट मियरली कल्पेबल होमिसाइड, तो यहाँ ए ने कोई भी मर्डर कमिट नहीं किया, यहाँ ए ने बस कल्पेबल होमिसाइड कमिट किया है। हमारा वही वाला टेस्ट लग जाएगा, सब्जेक्ट मैटर इज इन लाइन ऑफ एक्शन, क्या ए को जेड दिख रहा था, भाई ए को प्रोवोकेशन दी वाई ने, अब ए की प्रति वाई के प्रति ए ने गोली तान दी, और अब जेड वाई के ऐसे पीछे खड़ा होता है, ऐसे साइड पर था, मतलब ए को जेड दिख नहीं रहा था। अब जेड इन कॉन्सिक्वेंसेज उस प्रोवोकेशन के मर जाता है, और एक्चुअली प्रोवोकेशन वाई ने ए को दी थी। तो यहाँ ए ने अगर जेड को मारा है तो उसने कोई भी मर्डर कमिट नहीं किया, उसने मियरली सिर्फ एक कल्पेबल होमिसाइड कमिट किया, ठीक है। तो यह था हमारी इलस्ट्रेशन बी। अब इलस्ट्रेशन सी, ए इज लॉफुली अरेस्टेड बाय जेड, तो ए को अब कानूनी तौर पर जेड गिरफ्तार कर लेता है आ बैलिफ। तो जेड क्या होता है, बैलिफ होता है, मतलब कोर्ट का नायाब कोर्ट होता है। नायाब कोर्ट क्या होता है भाई, एक कोर्ट एक मैजिस्ट्रेट साहब का एक पुलिस वाला दिया जाता है जो कि कोर्ट के फंक्शंस अपनाता है, मतलब किस को पकड़ के लाना है, किस को गिरफ्तार करना है वो करता है, ठीक है। तो क्या होता है, ए इज लॉफुली अरेस्टेड बाय जेड, तो ए को कानूनी तौर पर कानूनी रूप से जेड पकड़ लेता है आ बैलिफ, जो कि एक कोर्ट का बैलिफ है। ए इज एक्साइटेड टू सडन एंड वोलेंट पैशन, अब ए को जैसे ही जेड पकड़ता है तो ए के अंदर इतना भयंकर पैशन, इतना भयंकर गुस्सा आ जाता है बाय द अरेस्ट, और ए को इतना भयंकर गुस्सा आ जाता है कि जेड उससे पकड़ रहा है, जैसे कि पकड़ा हिरासत में लिया तो क्या कर देता है ए एंड किल जेड। तो ए इतने भयंकर गुस्से में आके जैसे ही जेड ने उसका गिरफ्तारी किया, जो कि कानूनी रूप से जेड गिरफ्तार कर रहा था ए को कानूनी ड्यूटी पे, कोर्ट की ड्यूटी पे, तो ए को इतना भयंकर गुस्सा आ गया कि उसने जेड को मार दिया। अब देखिए, दिस इज मर्डर, तो ए ने जो किया है मतलब एक बैलिफ को मारा, तो ये मर्डर है, ठीक है। इन एज मच एज द प्रोवोकेशन वॉज गिवन बाय अ थिंग डन बाय पब्लिक सर्वेंट, और हालांकि जो ए को प्रोवोकेशन भड़कावा मिला है, भयंकर गुस्सा मिला है, वो जेड ने एक सरकारी कर्मचारी ने दिया था और एक कानूनी दायित्व को पूरा करते हुए दिया था इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज पावर्स। और सरकारी कर्मचारी ने, उस बैलिफ ने ए को भयंकर गुस्सा कैसे दिलाया, इसको पकड़ कर दिलाया, इसको अरेस्ट कर लिया कोर्ट के ऑर्डर से, और ए को अब भयंकर गुस्सा आ गया और ए ने अब जेड को मार दिया उस बैलिफ को। तो ये मर्डर है, ये कल्पेबल होमिसाइड नहीं है, क्योंकि पब्लिक सर्वेंट पे आप ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन नहीं दिखा सकते, ठीक है। तो ये हमारा इलस्ट्रेशन सी है। इलस्ट्रेशन डी, ए अपीयर्स एज अ विटनेस बिफोर जेड, तो ए अब हाजिरी देता है गवाह के रूप में जेड के सामने, ठीक है। हाँ, मैजिस्ट्रेट जो जेड होता है वो मैजिस्ट्रेट साहब होते हैं, अब ए मैजिस्ट्रेट साहब के सामने आता है और गवाह के रूप में आता है। अब देखिए, जेड सेड दैट ही डज नॉट बिलीव अ वर्ड ऑफ एज डिपोजिशन, तो अब जो जेड होता है वो मैजिस्ट्रेट साहब वो बोलता है कि जो ए तूने अभी बोला है ना अपनी गवाही में, मैं तेरी एक की बात नहीं मानता, तू 100% झूठा है, मक्कार। अब देखिए, एंड दैट ए हैज परजूड हिमसेल्फ, और जेड जो मैजिस्ट्रेट होता है वो ये भी बोल देता है कि ए ने झूठी गवाही दी है। अब देखिए, ए इज मूव्ड टू सडन पैशन बाय दीज वर्ड्स, तो अब ए को इतना भयंकर गुस्सा आ जाता है जेड के
जेड के उस मैजिस्ट्रेट साहब के ये शब्द सुनकर कि ए को भयंकर गुस्सा आ जाता है, ए क्या करता है एंड किल्स जेड, और जेड को वो ए जो जेड है जज सबको मार देता है। दिस इज मर्डर। तो यह मर्डर है क्योंकि जज बोल सकता है भाई, जज बोल सकता है, उसका वो दायित्व है कि वो बोल सकता है, वो अपनी राय दे सकता है कि मैं कुछ भी नहीं मानता। और एक सरकारी कर्मचारी जज होता है, मैजिस्ट्रेट होता है, तो उसके ऊपर ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन नहीं दिखा जा सकता अगर जज काम कर रहा है अपने ऑफिशियल दायित्व में, ठीक है। जज काम कर रहा है किसमें, लॉफुल एक्सरसाइज में, अपनी लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स ऑफ सच पब्लिक सर्वेंट, सरकारी कर्मचारी के उस ऑफिशियल दायित्व में वो काम कर रहा है, तो उसके ऊपर ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन ए को नहीं दिखानी चाहिए थी, उसको मारना नहीं चाहिए था। तो ये मर्डर है, कल्पेबल होमिसाइड नहीं है, ठीक है। तो ये हमारी होती है इलस्ट्रेशन डी। अब पढ़ रही है इलस्ट्रेशन ई। ए अटेम्प्ट्स टू पुल जेड्स नोज, तो ए कोशिश करता है कि मैं जेड का नाक खींच लूँ, ठीक है। जेड इन द एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस लेज होल्ड ऑफ ए टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम डूइंग सो। तो अब जेड क्या करता है, ए पहले तो क्या करता है, जेड की तरफ हाथ बढ़ाता है और क्या सोचता है कि मैं जेड का नाक खींच के, मतलब उसके नाक खींच के हिला दूँ, ठीक है। तो अब क्या करता है, जेड इन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, तो जेड जिसके प्रति ए अपना हाथ ला रहा है उसका नाक पकड़ने के लिए, तो जेड प्राइवेट डिफेंस यूज करता है और क्या करता है, ए को पकड़ लेता है, और ए को क्या करता है, टू प्रिवेंट हिम डू सो, ए को पकड़ लेता है और उसको क्या करता है, छोड़ता नहीं है, ठीक है। अब पकड़ के दिखा, मेरा नाक मैं तेरे को पकड़ लेता हूँ। अब देखिए, ए इज मूव्ड इन टू सडन एंड वोलेंट पैशन इन कॉन्सिक्वेंस एंड किल जेड। तो जैसे ही अब जेड ए को राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस पकड़ता है, हालांकि ए जेड का नाक खींच रहा था, अब जेड अपनी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज करते हुए ए को पकड़ लेता है कि अब मेरा नाक खींच के दिखा, तो ए को इतना भयंकर गुस्सा आ जाता है कि अब वो क्या करता है, ए जेड को मार देता है। अब देखिए, दिस इज मर्डर। तो यह मर्डर है, यह हत्या है। ए ने जो जेड को मारा वो हत्या है। देखिए, इन एज मच एज द प्रोवोकेशन वाज गिवन बाय द थिंग डन इन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। और ए को ये प्रोवोकेशन कैसे मिली थी, जो जेड ने जो थिंग की थी, जो अपना बचाव किया था राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में, उसकी वजह से ए को प्रोवोकेशन मिली और उसने ए ने जेड को मार दिया। तो अब क्या हुआ, ये मर्डर है, ये एक्सेप्शन 1 ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का फायदा नहीं मिलेगा, ये मर्डर है, ठीक है। तो एक्सेप्शन 1 का कोई फायदा नहीं मिलेगा, या मर्डर की सजा मिलेगी ए को। तो इस एग्जाम्पल में क्या मिला, क्या हमें देखने को मिला, पहले जो एक व्यक्ति है जिसको की सजा होने वाली है, पहले वो खुद एक एक्ट कर रहा है दूसरे व्यक्ति के ऊपर, और दूसरा व्यक्ति जो अपनी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल कर रहा है, तो जो व्यक्ति राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल कर रहा है उसने अपनी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल की, तो इसकी वजह से दूसरे व्यक्ति को गुस्सा आ गया और उसने उसको मार दिया, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल करने वाले को। तो अब यहाँ सीधा क्या होगा, जो व्यक्ति जो पहले एक्ट कर रहा था एक व्यक्ति के ऊपर जिसने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल की, उसको मार देता, तो उस व्यक्ति को मर्डर की सजा होगी, कल्पेबल होमिसाइड की सजा नहीं होगी, ठीक है। जैसा कि हमारे एग्जांपल में क्या हमने इलस्ट्रेशन ई में क्या देखा कि एक व्यक्ति ए होता है जो कि एक उसके सामने कोई ए के सामने जेड बैठा होगा, भाई क्या करता है, जेड का नाक ऐसे भाई मस्ती में नाक पकड़ के ऐसे हिला नहीं देते हैं, ऐसे हिलाने की कोशिश करा होगा। तो अब जेड क्या करता है, जेड ऐसे पीछे हट जाता है और राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में क्या करता है बढ़कर ए को ऐसे पकड़ लेता है, कोली भर लेता है उसकी, और कहता है अब तू मेरा नाक पकड़ के दिखा, नोटी हो रहा है। तो अब ए ऐसे कहने से उसको ए को भयंकर गुस्सा आ जाता है। ए क्या करता है, अब जेड ने तो अपनी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल की कि तू मेरा नाक पकड़ के दिखा, तो ए को ऐसे भयंकर गुस्सा आ जाता है और ए क्या करता है, जेड को मार देता है। तो यह मर्डर है क्योंकि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस की वजह से ए को ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन मिली और उसने क्या किया, जेड को मार दिया। तो ये कल्पेबल होमिसाइड नहीं है, ये मर्डर है, ठीक है। तो ये हमारी होती है इलस्ट्रेशन ई। हम पढ़ेंगे लास्ट इलस्ट्रेशन हमारी इलस्ट्रेशन एफ। जेड स्ट्राइक्स बी। अब जेड बी को मार देता है, मतलब मारता नहीं है, मतलब लात से मार देता है। अब देखिए, बी इज बाय दिस प्रोवोकेशन एक्साइटेड टू वॉयलेट रेज। अब जैसे जेड स्ट्राइक करता है बी को, तो बी को बहुत भयंकर गुस्सा आ जाता है। अब देखिए बी क्या करता है, ए बाई स्टैंडर इंटेंडिंग टू टेक एडवांटेज ऑफ बीज रेज। अब जैसे जेड बी को मारता है तो बी को बहुत भयंकर गुस्सा आ जाता है, पर अभी बी भयंकर गुस्से में भरा पड़ा है, पर साइड में उनकी लड़ाई, जैसे जेड स्ट्राइक करता है बी को तो बी को गुस्सा आता है, पर उनके साथ में एक ए भी खड़ा है जो क्या करता है, ए बाई स्टैंडर, ए राह चलता खड़ा हुआ है, एक बाई स्टैंडर खड़ा हुआ है जो जेड और बी के साइड में खड़ा है, वो ए क्या करता है, इंटेंडेड टू टेक एडवांटेज ऑफ बीज रेज। अब ए की इंटेंशन आ जाती है कि वह बी के अंदर जो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन आ जाती है उसका फायदा उठाओ। अब देखिए क्या कहता है, एंड टू कॉज हिम टू किल जेड। और ए अब कहता है बी को, ए अब नतीजा कॉज करवाना चाहता है बी से कि बी तू जेड को मार दे। अब देखिए, पुट्स अ नाइफ इनटू बीज हैंड फॉर डेड पर्पस। अब जो ए बाई स्टैंडर होता है वो बी के हाथ में चक्कू थमा देता है कि अब बी जाके जेड को मार दे। अब देखिए, बी किल्स जेड विद द नाइफ। अब बी जो ए ने उसके हाथ में चाकू थमा देता, बी उस चाकू से जेड को मार देता। तो अब देखिए, हेयर बी मे हैव कमिटेड ओनली कल्पेबल होमिसाइड। यहाँ बी ने ओनली कल्पेबल होमिसाइड कमिट किया है,
पर यहाँ ए ने, जिसने कि बी को चाकू थमाया ताकि जाके जेड को मार दे, तो उसने यहाँ मर्डर कमिट किया, उसने यहाँ मर्डर कमिट किया, ठीक है। इसी के तहत हमारी सेक्शन 101 मर्डर का आज मैंने पढ़ाया, मर्डर का क्लोज ए बी सी डी बताया, और हमारे कोरस्पोंडिंग में कैसे कोरस्पोंड होगा कल पे होमिसाइड के साथ वो बताया, और जो मर्डर की इलस्ट्रेशन थी सारी वो बताई, एक्सेप्शन 1 पढ़ाई और उसकी सारी इलस्ट्रेशन पढ़ाई और बहुत अच्छे से पढ़ाई, ठीक है। अब हम कल वाले क्लास में एक्सेप्शन 2 वाले सारे के सारे चीज़ें मर्डर की कर डालेंगे और आगे जितना हमसे होता है वो कर डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ आज की हमारी क्लास खत्म होती है, जो कि मैंने आपको बताया, जो कि मैंने आपको आज सारा पढ़ाया मर्डर के बारे में। आज मैंने आपको विस्तार से सब कुछ बता दिया है। अब हमारी बस 4 एक्सेप्शंस रह गई हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। तो अगर कोई भी डाउट आए मर्डर के टॉपिक में तो आप मेरे को ज़रूर से मैसेज करना, और मेरे ईमेल में डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें में से पिंग करके पूछ लेना कुछ भी, ठीक है। तो मैं आपको बहुत अच्छी तरह से मर्डर और समझा सकता हूँ, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।